नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने राजस्थान बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की क्लासेस चल रही है निरंतर रूप से। और इसी बीच आप सभी को एक खुशखबरी देनी है कि बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। अपनी राजस्थान बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की पुस्तक अब मार्केट के अंदर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर पुस्तक जो है वो मिल नहीं रही है हमें, तो अब बुक आपको मिल चुकी है। आगे अपन जो भी अध्ययन करने वाले हैं वो सारा का सारा मटेरियल अपनी बुक में से ही रहेगा। एज इट इज बुक के ही फॉर्मेट में अपन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो बुक के अंदर मटेरियल है उसी आधार पर अपन उसी नोट्स के अंदर जो है वह इस चीज को पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। बुक के अंदर चैप्टर नंबर जो 3 है, आप निकालिए इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसका नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि बुक के अंदर आपके रहेगा पेज नंबर 77 से लेकर 96 तक। 77 से लेकर 96 तक जो है यह आपका चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर को अपन आज शुरू करेंगे। तो आप बुक के चैप्टर नंबर 70 पेज नंबर 77 के ऊपर आप चले जाइए। वहां से आपको जो है इस चैप्टर की स्टार्टिंग मिल जाएगी। 96 तक जो है ये चैप्टर रहने वाला है। और बुक के लास्ट के अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे ही आपका चैप्टर एंड हो जाए, उसके बाद में आप उन क्वेश्चनों को अगर निकालना चाहे तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। अन्यथा अपन लास्ट में जब अपना पूरा का पूरा हो जाएगा एक बार कोर्स, उसके बाद में अपन जो है वह इसको स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन भी जो है वह देख लेंगे। तो आप पेज नंबर 77 पर जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो है वह अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वह आपको मिलेगा। और उसमें यहाँ से शुरुआत हो रही है कि ग्रामीण विकास जो है वह क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, और पंचायती राज जो विभाग है इसकी स्थापना कब की गई है। यानी कि आपको अब नोट्स नहीं बनाना है, आपको जो है वो अपनी बुक लेकर आ जानी है, और बुक में से जो भी मटेरियल है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। और बुक जो है वह आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अन्यथा आप अपना बुक स्टोर जो है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। साथ साथ में आप जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ कहीं भी अपने बड़े जो बुक सेलर है वहां से भी आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, ऑफलाइन भी। ठीक है, तो पुस्तक के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। आप पेज नंबर जो है वह 77 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 77 जो है वह अपन अभी शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अपना चैप्टर जो है वह स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, राजस्थान में ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके अंदर विकास के लिए, वहां पर डेवलपमेंट के लिए जो है वह सरकार के द्वारा एक प्रत्यक्ष रूप से जो है विभाग की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1999 को कब की जाती है? 1 अप्रैल 1999 को जो है वह एक अलग से जो है वह विभाग की स्थापना की जाती है। देखिए, 1 अप्रैल 1999 को विभाग का नाम जो है वह क्या आता है? विभाग का नाम जो है वह आता है आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो है वह विभाग आता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1999 को होती है। तो पहला प्रश्न यहां से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब से जो भी अपन आगे मैटर पढ़ेंगे उसमें जो मैं रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर अपन ब्लू बॉक्स में करेंगे तो वो आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो रेड वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप विशेष रूप से अपनी जो बुक है उसके अंदर आप हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं, या फिर अपनी बुक के अंदर इसको अंडरलाइन करके और आप स्टार भी लगा सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहे कर सकते हैं, बाकी वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अपन आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसको कहा जाता है राजीविका। आपके एग्जाम में जो नाम मिलता है वो मिलता है राजीविका के नाम से। राजीविका बेसिकली एक ऐसी संस्थान है राजस्थान के अंदर जो कि ग्रामीण विकास के लिए जो है वह एक प्रकार से प्रतिबद्ध है। इस आपके विभाग की स्थापना, ये परिषद की स्थापना कब होती है? तो अक्टूबर 2010 के अंदर जो है वह राजीविका की स्थापना होती है। राजीविका जो है वह एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित होता है। स्वायत्त का मतलब जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। और इसका एक प्रकार से जो पंजीकरण है वह किसके तहत हो रखा है? तो जो राजस्थान के अंदर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1958 का, जो कि संस्थाओं को पंजीकृत करता है, उसके तहत इसकी स्थापना हो रखी है। आपको अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजीविका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो राजीविका का जो अध्यक्ष है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वह राजीविका के अध्यक्ष होते हैं। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है आपके उद्देश्य से। तो उद्देश्य इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। उद्देश्य आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और उद्देश्य से जो है वह आप एक आंसर राइटिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं 15 शब्दों के अंदर या फिर 50 शब्दों में, कि राजस्थान के अंदर राजीविका के उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आरएस मेंस में भी डायरेक्टली मिल सकता है। तो देखिए, इस जो आपके ये संस्था है, इस परिषद या फिर इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना करने का? तो जैसे अपने को नाम से पता चल रहा है, राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर आजीविका, आजीविका का मतलब वहां पर जीवन यापन करने के जो साधन है
उनका विकास करने के लिए ये संस्था आती है। तो मुख्य रूप से क्या है, ये संस्था आपके ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था है और ग्रामीण विकास में भी मुख्य रूप से रोजगार सृजन का कार्य ये संस्था करती है। तो देखिए इस संस्था इसे समस्त ग्रामीण आजीविका जो कार्यक्रम है उनको क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। यानी कि जो भी ग्रामीण आजीविका के कार्यक्रम चल रहे हैं उन सबको जो है वह ये संस्था क्या करेगी, राजस्थान के अंदर उनको संचालित करेगी। चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यक्रम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, राजस्थान के अंदर उनका संचालन अगर करना है तो वह राजीविका के माध्यम से ही रहने वाला है। पहला पॉइंट तो इसका ये आ गया। दूसरा पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी आपके निर्धन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आपके गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार पर जो है वह आपके सृजित करना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो निर्धन लोग हैं उनके लिए ये क्या करेगी संस्था, आपके उनके लिए एक प्रकार से रोजगार का जो है वह सृजन करने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है सतत आजीविका के लिए, यानी कि निरंतर रूप से लोगों को वहां पर आजीविका प्राप्त होती रहे, इनके लिए उनके जो आपके घरेलू आय है उस आय के अंदर वृद्धि करना, ये इसका अगला लक्ष्य आता है। तो तीन मुख्य उद्देश्य अपन ने देखे हैं राजीविका के। एक तो आता है ग्रामीण आजीविका, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको क्रियान्वित करने का ये कार्य करेगी। दूसरा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन हैं उनके लिए ये कार्य करने वाली है। और तीसरा, जो भी आपके आजीविका है वो सतत रूप से बनी रहे, इसके लिए यह आपके जो घरेलू आय है उसके अंदर वृद्धि करने का कार्य करेगी। ये इसमें जो है वह मुख्य रूप से इसके उद्देश्य आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि राजीविका जो है यह अपने जो भी लाभार्थी है उनकी पहचान किस प्रकार से करती है कि भाई ये ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन है, इसको आजीविका के साधन की आवश्यकता है। तो उसकी पहचान करने के लिए लाभार्थियों की जो पहचान है वह किस आधार पर की जाती है, तो वह प्रत्येक जो आपकी जनगणना होती है 10 वर्षों में, उस जनगणना के अंदर जो सामाजिक आर्थिक जातिगत आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको इस आपके राजीविका के द्वारा क्या माना जाता है, निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सामान्य चीजें आती है। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें आती है, और इंपॉर्टेंट चीज जो है वह क्या आती है कि वर्तमान में राजीविका के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वह संचालित की जा रही है। ये अपने पेज नंबर 77 पर ही नीचे की तरफ जो है वो दिया हुआ है कि वर्तमान में राजीविका के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। एक एक योजना अपन डिस्कशन करने वाले हैं, सारी की सारी आपको पेज नंबर वाइज जो है वह चैप्टर के अंदर मिल जाएगी, और सारी की सारी योजनाएं क्या है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। देखिए इसमें सबसे पहली जो है वह कौन सी योजना आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। सबसे पहली योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो है ये क्या आती है, एक स्कीम आती है जो कि राष्ट्रीय शब्द यहाँ पर ये बता रहा है कि यह योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है योजना है, लेकिन राज्य में चल रही है तो राजीविका ही इसका संचालन करेगी। योजना की शुरुआत कब होती है, तो जून 2011 के अंदर आपके NRLM की शुरुआत होती है। पहला प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न कि ग्रामीण आजीविका, चूंकि ये किस काम कर रही है, ये कर रही है ग्रामीण आजीविका का कार्य, तो भारत के अंदर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके माध्यम से इस योजना को संचालित करवाया जा रहा है। और यह योजना जो है वह संपूर्ण राजस्थान के अंदर क्या हो रही है, चल रही है। तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर क्रियान्वित की जाने वाली योजना है आपके NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का विकास करेगा। इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो इसके शुरुआत का पूछा जाता है कि NRLM की स्टार्टिंग जो है वह डेट क्या है, इसकी शुरुआत जो है वह कब होती है। तो ये इसमें एक पहली योजना अपने सामने आ जाती है। अगली योजना अपने सामने आती है। अब देखिए इसमें योजनाएं जो है वो लगभग सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट जो है वह लगा दूंगा। बाकी आप लोग जो है वह हाईलाइट, जो भी अपना रेड वाला बॉक्स रहेगा वो आप अपने नोट्स के अंदर या फिर अपनी जो बुक है उसके अंदर हाईलाइट कर लेना है। अगली योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना। देखो आप शब्दों को समझोगे तो वहां से आपकी सारी की सारी योजना भी क्लियर हो जाएगी। राष्ट्रीय शब्द ये बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ग्रामीण का मतलब हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है। आर्थिक परिवर्तन का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी निर्धन है, जो गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति के अंदर परिवर्तन करके और उनको जो है वह एक स्थायी और उनके आजीविका के साधनों का विकास करना है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना चलाई गई है। पहला प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, तो यह विश्व बैंक की मदद जो है उसके मदद से इस योजना को चलाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान के कितने जिलों के कितने ब्लॉक में चल रही है, तो यह राजस्थान के लगभग 9 जिलों के 36 ब्लॉक के अंदर यह योजना चल रही है।
तो पहला तो आ गया विश्व बैंक के सहयोग से, दूसरा आ जाता है राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट के 36 ब्लॉक के अंदर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। क्योंकि सेंटर और स्टेट की जो भी स्कीम चल रही है उन सब में अब योगदान मोदी जी के आने के बाद कितना हो गया है, आपके 60-40 जो है वह योगदान इसमें आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, विश्व बैंक के सहयोग से 9 डिस्ट्रिक्ट के 36 ब्लॉक के अंदर चल रही है। ठीक है, अब यहां से जो है वो अपन सामान्य चीज जानेंगे कि जो राजीविका है, राजस्थान जो आजीविका विकास परिषद है, इसकी संक्षिप्त प्रगति क्या रही है। संक्षिप्त प्रगति का मतलब है कि इसमें जो है वह मार्च 2024 तक जो है वह इसकी प्रगति किस प्रकार से रही है, इसने किस प्रकार से कार्य किया है राजीविका ने। तो देखिए सबसे पहला आता है कि लगभग जो है वह 46.67 लाख जो गरीब परिवार है, अगर आप पेज नंबर देखेंगे तो अगले ही पेज नंबर पर अपने ये योजना का संक्षिप्त जो है वह अपना प्रगति बताई गई है, पेज नंबर 78 के ऊपर। यहाँ पर देखिए मार्च 2024 तक जो है वह 46.67 लाख जो गरीब परिवार है, उन परिवारों के लिए जो है वह इस योजना ने, राजीविका ने क्या किया है, कार्य किया है, पहला काम। दूसरा, लगभग 3,87,822 स्वयं सहायता जो समूह है उनके सहयोग से जो है वह इसने कार्य किया है। साथ साथ में 31,000 जो ग्राम संगठन है उनका जो है वह वर्तमान के अंदर राजीविका के तहत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 1040 जो है वह क्लस्टर लेवल के जो फेडरेशन है वो इसके द्वारा राजीविका के अधीन जो है वह संगठित किए गए हैं। इसमें से आपको एक प्रश्न जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि राजीविका के अंडर जो है वह कितने स्वयं सहायता समूह आते हैं। तो वर्तमान में लगभग 3,87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह जो है वह अपने राजस्थान के अंदर राजीविका के तहत जो है वह क्या किए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने का मतलब है कि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्वयं सहायता समूह जो है उनकी जो निर्यात है या फिर उनके जो भी माल उन्होंने उत्पादित किया है। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, स्वयं सहायता समूह ऐसा समूह होता है जिसमें एक प्रकार से वही कोऑपरेटिव वाली चीज है, लोग जो है वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके एक दूसरे का सहयोग करके और किसी न किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं या फिर कोई छोटा जो है वह कुटीर उद्योग चलाते हैं। उस प्रकार के समूह होते हैं स्वयं सहायता समूह, जो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी कर देते हैं। तो ऐसे जो समूह है, इन समूह के द्वारा अगर कोई भी उत्पाद बनाया गया है, उन उत्पाद को बिक्री यानी कि उसका निर्यात जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, सेल ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए जो है वह इस राजीविका के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है। उसमें एक तो जो राजस्थलीय एम्पोरियम लगाए जाते हैं आपके राजसिकों के द्वारा जयपुर के अंदर, उनके इसके संचालन जो है वह इसके द्वारा करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके राजस्थान के जिले हैं उन जिलों में लगभग 16 जो है वह खुदरा स्टोर जो है ये भी प्रारंभ करवाए गए हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोटा मोटा आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा भी राजीविका के द्वारा इनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के ऊपर जो है वह कैंटीन स्थापित करवाई गई है 271 कैंटीन के आसपास। ठीक है, ये आपके इसमें से एक सामान्य चीज आ जाती है। तो यहाँ से ये अपनी NRLM एक योजना हो गई, दूसरी राष्ट्रीय जो ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन है ये दूसरी योजना हो जाती है। उसके बाद में आपके राजीविका की अपन ने प्रगति देखी है कि किस प्रकार से कार्य इसने किया है। अगली योजना आती है आपके इम्पोर्टेंट योजना है और योजना का नाम है वन धन योजना, वन धन विकास योजना। देखिए वन का मतलब यहाँ पर वही वन है, फॉरेस्ट वाला ही वन है जिसकी बात आप कर रहे हो, और वन धन का मतलब ये है कि वन से किसी भी प्रकार का जो भी वन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे लकड़ी हो, चाहे फल हो या फिर अन्य कोई भी उत्पाद हो वन का, उसको हम बेचकर किस प्रकार से धन कमा सकते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा वन धन विकास योजना जो है वह शुरुआत की गई है। ये इस वन धन विकास योजना की भी जो है संचालन कौन सी संस्था करती है अगर पूछा जाए तो राजीविका के द्वारा ही जो है वह इसका संचालन किया जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वन धन जो है यह राजस्थान के कितने जिलों के अंदर संचालित किया जा रहा है या फिर कितने जिलों के अंदर कितने विकास केंद्रों का निर्माण जो है वह किया गया है। तो 8 जिलों के अंदर 461 वन धन विकास केंद्र जो है इनका निर्माण करवाया गया है राजीविका के द्वारा। 8 जिलों के अंदर लगभग जो है वह 461 वन धन विकास केंद्र। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये कार्य चल रहा है, तो इसमें देखिए 12 जिला है, इसके अंदर आपके जो है वह कोटा जिला है, झालावाड़ जिला है। 3 जिले तो आ जाते हैं कोटा संभाग से, कोटा, बारां और झालावाड़, बूंदी नहीं आया है। इसके अलावा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है और उदयपुर है। ये 4 जिले जो है वह अपने आ जाता है उदयपुर संभाग से, और उसके बाद में एक जिला जो है वह आ जाता है आपका सिरोही। तो इस प्रकार से टोटल जो है वह आपके 8 जिले जो है वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला आता है अपने उजाला मिल्क प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड। देखिए ये भी बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ी हुई चीज है।
क्योंकि उजाला तो चलो नाम हो गया, मिल्क प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, यानी कि मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कंपनी की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से सरकार का यह उद्देश्य है कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर दुग्ध उत्पादन को जो है वह बढ़ाया जा सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दूध को बढ़ाने का, इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर जो है वह इसका गठन किया जाएगा या फिर इसको शुरुआत किया जाएगा, तो कोटा है, बूंदी है, बारां, 3 जिले तो आ जाते हैं आपके कोटा संभाग से, एक और आ जाता है झालावाड़, तो 4 जिले तो यहाँ से आ गए। करौली है, सवाई माधोपुर है, इन जिलों के अंदर यानी कि लगभग 2 2 4 और 2 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वह आपके शुरू किया जा रहा है उजाला मिल्क प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो भी आपके दूध है उसका उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए इस एक प्रकार से कंपनी लिमिटेड की स्थापना की जा रही है। इसी की तर्ज के ऊपर जो है वह हाड़ौती क्षेत्र के अंदर महिला जो किसान है उनको प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर नई जो है वो महिला किसानों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए भी जो है वह इसका विकास किया जा रहा है। और 2 जिलों के अंदर जो है यह कोटा और बारां जिले के अंदर जो है वह आपके क्या शुरू किया जा रहा है, हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड जो है वो शुरू किया जा रहा है। और मुख्य रूप से इसमें किन चीजों का ध्यान रखा गया है, धनिया और सोयाबीन। आप सभी को पता है रामगंज कोटा के अंदर धनिया मंडी है, और सोयाबीन जो है ये बेसिकली हाड़ौती जो क्षेत्र है वहां पर काली प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि कपास और सोयाबीन के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस वजह से जो है वह इसमें धनिया एवं सोयाबीन जो है ये मुख्य रूप से आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके उजाला हो गया, और एक हो जाती है आपके, एक हो जाता है आपके कौन सी, हाड़ौती जो आपके महिला किसान प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, ये इसमें आ जाता है। अभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक स्कीम आती है जिसकी अपन बात करेंगे, और स्कीम का नाम है नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर गारंटी स्कीम के तहत, जिसको अपन कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाने की पूरी इसमें संभावना रहती है हर बार। सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस स्कीम को कब लागू किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 के दिन जो है वह इस स्कीम को लागू किया जाता था। क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार मिले और रोजगार की गारंटी भी जो है वह सरकार दे। तो हो सकता है कि भाई जैसे कि एक सरकार के द्वारा लागू किया गया है, सरकार चेंज अगर होती है तो वो उस पुरानी चीज को हटा दे, तो ऐसी चीज ना हो, इसके लिए सरकार के द्वारा इसके लिए स्पेशल जो है वह अलग से क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, अधिनियम बना दिया गया 2005 के अंदर, जिसको कहा जाता है मनरेगा अधिनियम 2005। और वह लागू कब होता है, 2006 में। कब होता है, 2 फरवरी 2006 को जो है वो मनरेगा एक्ट लागू होता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि वीडियो मेंस के अंदर भी पूछा गया था, और वह तारीख आपको ध्यान रखनी है, 2 अक्टूबर 2009। ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाते हैं अपन, गांधी जी का बर्थडे आता है। और इस दिन क्या किया गया था कि जो पहले आपकी योजना हुआ करती थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस नाम से जानी जाती थी आपके नरेगा। और इस नरेगा के आगे जो है वह एक शब्द जोड़ दिया गया आपके MANREGA, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके आगे MA जोड़ दिया और ये बना दिया मनरेगा। और इस MA का मतलब है महात्मा गांधी, का मतलब क्या है, महात्मा गांधी इसका मतलब है। और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का बर्थडे आता है, और 2009 के अंदर जो है वह इस नरेगा के आगे MA जोड़कर इसको मनरेगा बना दिया गया। और ये प्रश्न आपके किस में पूछा गया, वीडियो मेंस में पूछा गया कि नरेगा को मनरेगा कब किया गया है, तो वह 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है। लागू कब होता है यह, तो 2005 का अधिनियम है, 2 फरवरी 2006 के दिन लागू होता है। उद्देश्य क्या है, सीधा सा पता चल रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार की गारंटी दे रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह आपके रोजगार देने का इसका मुख्य उद्देश्य या फिर लक्ष्य रखा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह आपके रोजगार उपलब्ध करवाना और वहां पर समावेशी जो है वह विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य या फिर लक्ष्य आता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर रोजगार मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, आजीविका की सुरक्षा होगी, जिसकी वजह से वहां पर आय में वृद्धि होगी, और कुल मिलाकर जो है वो समावेशी विकास वहां पर देखने को मिलेगा। इसमें रोजगार कितना दिया जाता है, तो इसमें 100 दिन का रोजगार जो है वह एक वित्तीय वर्ष के अंदर दिया जाता है। एक दिन में जो एक वित्तीय वर्ष में मतलब कि
एक वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर 100 दिन का रोजगार जो है वह दिया जाएगा, और रोजगार जो है वह प्रति परिवार को दिया जाएगा, यानी कि एक परिवार को इतना रोजगार दिया जाने वाला है। इसके अंदर प्रावधान क्या रखा गया है, तो इसमें प्रावधान देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाए, तो आपको जो है वह यहाँ पर आरएस के अंदर जो है वह 50 शब्दों के अंदर एक आंसर राइटिंग करनी है 50 वर्ड के अंदर। देखिए यहां से जो है वो प्रावधान से आपके प्रश्न कैसे बनेंगे। पहला प्रश्न आता है कि इसमें क्या प्रावधान रखा गया है। पहला प्रावधान रखा गया है कि इस योजना के तहत फायदा कौन लेगा, तो वही व्यक्ति इसके तहत फायदा ले सकता है जो कि उस ग्राम पंचायत का जो है वह निवासी है। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो भी स्थानीय निवासी है वह इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन वह पंजीकरण करवाता है, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपके ए व्यक्ति अगर जिस ग्राम पंचायत में रह रहा है उस ग्राम पंचायत के अंदर वह रोजगार प्राप्त कर सकता है मनरेगा के तहत, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन व्यक्ति ए पंजीकरण करवाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या मिल जाएगा, जॉब कार्ड जो है वो मिलना अनिवार्य है। अगर 15 दिन में उसको जॉब कार्ड मिल जाता है तो साथ साथ में जिस दिन वह जॉब कार्ड से अपना आवेदन करेगा मनरेगा के लिए, उस दिनांक से 15 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वह क्या मिलना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए। यानी कि आवेदन के जो है वह 15 दिन में उसको रोजगार मिल जाना चाहिए। ये अगली इसके अंदर क्या आता है, प्रावधान आता है। फिर अगला आता है आपके 15 दिवस के अंदर ही जो है, मान लो कि अगर उसको इस 15 दिन में जो है वह अगर रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जितने दिन तक उसको रोजगार नहीं मिलता है उतने दिन का जो है वह बेरोजगारी भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो पहली कंडीशन क्या थी, एक बार वापस देख लो। पहली कंडीशन थी कि जिस ग्राम पंचायत में जो स्थानीय निवासी है वह लोग उसके अंदर क्या करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। दूसरी चीज, पंजीकरण के 15 दिन के अंदर उसको जॉब कार्ड मिल जाएगा। तीसरी चीज, जिस दिन वो मनरेगा के लिए आवेदन करेगा उससे 15 दिन में उसको रोजगार मिल जाएगा। चौथी चीज, अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है उसे, तो ऐसी कंडीशन में उसको बेरोजगारी भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार देती है बेरोजगारी भत्ता, बाकी जो पैसे मिलते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो उसको रोजगार मिलेगा वह 5 किलोमीटर की अवधि में ही परिधि में ही मिलना चाहिए। यानी कि जहां पर ग्राम पंचायत का मुख्यालय है वहां से मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही उसको रोजगार दिया जा सकता है। अगर 5 किलोमीटर के आगे अगर होती है दूरी, यानी कि 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाकर अगर उसको रोजगार दिलवाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी, जो भी आपके इसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये इसमें एक और पॉइंट आता है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि भाई जो ग्राम सभा है, आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी मतदान देने वाले व्यक्ति है, जो वहां पर मतदान के योग्य व्यक्ति है, उन सभी को ग्राम सभा का हिस्सा माना जाता है। और इस मनरेगा के तहत कौन सा कार्य होगा इसका निर्धारण कौन करेगा, तो वह ग्राम सभा ही इसका निर्धारण करती है। और साथ साथ में काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, इसका जो सोशल ऑडिट है या फिर जो सामाजिक अंकेक्षण है, जो इसकी एक प्रकार से ऑडिटिंग है, वह काम भी कौन करती है, ग्राम सभा ही करती है। तो ग्राम सभा का जो है वो मनरेगा के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा जो है वह इसके अंदर इसका कार्य होता है, जिसमें यह एक तो कार्यों का चयन करती है कि मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य होने वाले हैं, उनके लिए योजना तैयार करती है। साथ साथ में ग्राम सभा जो है इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, सोशल ऑडिट की जाती है आपके मनरेगा की। एक और पॉइंट इसमें बताया गया है कि आप मनरेगा के अंदर जो है वह किसी भी ठेकेदार को कार्य सौंपकर और उससे वो काम नहीं करवा सकते, ना ही आप किसी भी श्रम विस्थापित जो मशीन है जैसे कि जेसीबी वगैरह हैं, इनका ट्रैक्टर वगैरह है, इनका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सामान्यतः देखते होंगे कहीं जगह पर जो है वह लोग क्या करते हैं कि मनरेगा के अंदर जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब या फिर नाली की खुदाई करवानी है, तो सारे के सारे जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो मिलकर 100 50 रुपए देते हैं, और लास्ट के अंदर क्या करते हैं, जेसीबी बुलाते हैं और उसको खुदवा देते हैं और फोटो वोटो खिंचवा कर बता देते हैं कि भाई ये कार्य हमने किया है। तो तरीके से वो काम इलीगल है, क्योंकि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी मशीन का या फिर ठेकेदार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आपको इसमें ध्यान रखना है, तो उसकी अनुमति भी नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रावधान है, इन प्रावधानों को आप 50 शब्द में लिख सकते हैं। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको रेड बॉक्स में बताए गए हैं वह सारे के सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वनडे एग्जाम में यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आता है कि ग्राम सभा के द्वारा, या फिर क्वेश्चन आता है कि आपके मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां पर भी आपको ग्राम सभा ही ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके मनरेगा के जो प्रावधान वगैरह हैं
यह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अभी आप अगर आगे चलेंगे, पेज नंबर जो अपना 80 है बुक का, पेज नंबर 80, उसके अंदर आपको नोट लगाकर एक स्कीम दी हुई होगी, अगर आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एक इंपॉर्टेंट योजना है ये। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, यह योजना बेसिकली क्या थी कि जो आपकी मनरेगा योजना चल रही है, इस मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम एक वर्ष के अंदर, एक वित्त वर्ष में 100 दिन का क्या देंगे, हम रोजगार दे देंगे लोगों को। ठीक है, ये किसने कहा? केंद्र सरकार ने कहा। इसका मतलब इस 100 दिन का जो पैसा है, तो इसका रुपया है या फिर जो पैसा है, वह रुपए कहां से आएंगे? वो रुपए आने वाले हैं केंद्र सरकार से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अपने जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा कि हम एक अलग से स्कीम शुरू करते हैं, और उस स्कीम के तहत अगर इन 100 दिन का रोजगार अगर कोई व्यक्ति अगर पूरा कर देता है, तो उसे हम 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देंगे। और अगर वह व्यक्ति कौन हो? अगर वह व्यक्ति आपके 3 जनजातियां, सहरिया जनजाति, खेरवा जनजाति और कथोड़ी जनजाति, अगर इन 3 जनजाति का अगर वह व्यक्ति है, तो उसको हम 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देंगे। यानी कि बाकी सभी लोगों के लिए तो 25 दिन का रोजगार है, और सहरिया, खेरवा और कथोड़ी, इन 3 जनजाति का 100 दिन का रोजगार है, अगर इस 100 दिन को अगर वह पूरा कर लेते हैं तो। और इसी को ही एक स्कीम का नाम दे दिया जाता है बाद में, यानी कि जब मनरेगा के अंदर 100 दिवस का रोजगार अगर पूरा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार के द्वारा खुद के पैसे पर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि CMREGS के नाम से कहलाती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि राज्य सरकार ने, यानी कि राजस्थान की सरकार ने खुद ने उस स्कीम को शुरू किया है। और इसमें क्या प्रावधान रखा गया है कि इसमें मनरेगा के 100 दिन जो है, उसके अतिरिक्त जो है वह आपके 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। और अगर वह आपके सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति है, तो 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा इन जनजातियों के लोगों को। तो इसमें 2 कंडीशनें रखी गई है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त तो बाकी सबके लिए है, और 3 ऐसी जनजातियों के नाम इनके याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। सहरिया, खेरवा और कथोड़ी, उनके लिए 100 दिन का रोजगार है। ठीक है, तो ये एक नोट लगाकर स्कीम दी हुई है, जो कि इसी से ही जुड़ी हुई एक योजना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर जो है वो कितने शानदार तरीके से आपको एक एक स्कीम को जो है वह एक दूसरे से लिंक करके जो है वह बताया गया है। अगली स्कीम आती है मिशन अमृत सरोवर, उसी के ही जस्ट नीचे है आपके मिशन अमृत सरोवर। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर, देखिए सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर का मतलब होता है तालाब। तो सरकार क्या चाहती है कि प्रत्येक जिले के अंदर जो है, क्योंकि भारत के जो है वह आजादी के जो 75 वर्ष हुए थे, इसकी खुशी के अंदर जो है वह केंद्र सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, मिशन अमृत सरोवर। और उसमें यह लक्ष्य रखा गया कि हम प्रत्येक जिले के अंदर 75 जो है वह अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? हर जिले के अंदर 75 जो अमृत सरोवर है इनका निर्माण करेंगे। और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इसके लिए लक्ष्य रखा था, वह रखा कि भाई हम 2475 जो है वह क्या बनाने वाले हैं? अमृत सरोवर बनाएंगे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर, ये इसमें लक्ष्य रखा गया। और अमृत सरोवर जो है, इस अमृत सरोवर का जो एरिया है वो कितना होगा? तो वह होने वाला है 1 एकड़ का इसका एरिया होगा। तो 3 प्रश्न आपको इसमें ध्यान रखने हैं जो आर्थिक समीक्षा में दिया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक जिले के अंदर, पूरे भारत के प्रत्येक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले चरण में लक्ष्य रखा है कि हम 2475 जो है वह अमृत सरोवर बनाएंगे। और तीसरा आता है कि प्रत्येक अमृत सरोवर जो है वह 1 एकड़ का इसमें रहने वाला, ये आपके इस योजना के अंदर बताया गया है। उसके बाद में इसी के ही नीचे एक और योजना लिखी गई है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से जो है वह स्कीम लिखी गई है, जिसको कहा गया है पीएम जन मन। क्या कहा गया है? पीएम जन मन के नाम से यह स्कीम बताई गई है। यह एक इंपॉर्टेंट योजना है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। एग्जाम में यह नाम मिलेगा आपको, पीएम जन मन। और पीएम जन मन का मतलब आप केवल एक चीज इसको याद रखना है कि कहीं पर भी अगर पीएम जन मन आए तो जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये चीज जरूर ध्यान रखना है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री है और जन मन का मतलब है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस रूप में यह जानी जाती है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है
कि विशेष रूप से जो कमजोर आपके जनजातीय समूह है, यानी कि ऐसे जनजातीय समूह जो कि विशेष रूप से क्या है आपके आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो पहला लक्ष्य यही है कि जो आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो जनजातियां हैं, यानी कि जनजाति में भी विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई है, उनके लिए ये योजना लाई गई है। और इनके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, इनके लिए ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 75 ऐसी विशेष जो आपके विशेष रूप से जो कमजोर आपके जनजातियां हैं, विशेष रूप से जो कमजोर जनजातियों का जो समूह है, कितना 75, उनका हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया है, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अपना 12 जिला है, इस 12 जिले के अंदर जो है वह आपके 8 पंचायत समितियों का इसमें चयन किया गया है। तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको ये जिला याद रखना है, दूसरा आपको पंचायत समितियों की संख्या याद रखनी है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो है वह आवासहीन जो आपके कमजोर जनजातियां हैं, उनके लिए लगभग 2 लाख जो है वह आवास के ऊपर जो है वह दिए जाएंगे, और लगभग 1,20,000 रुपए, 12,000 रुपए जो है वह शौचालय के लिए इसमें दिए जाएंगे। आप सभी को पता है कि जो आपकी पीएम आवास योजना है, उसके तहत जो है वह 1.20 यानी कि 1,20,000 रुपए जो है वह दिए जाते हैं पीएम आवास के तहत। लेकिन यहाँ पर इस योजना में चूंकि विशेष रूप से जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, इसलिए इस राशि को जो है वह 2 लाख कर दिया गया है। यानी कि 2 लाख रुपए जो है वह क्या दिए जाएंगे, आवास के लिए दिए जाएंगे, और 12,000 रुपए जो है वह शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे, जो सामान्य रूप से वैसे भी दिए जाते हैं। तो 2 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आ जाता है कि कितनी जनजातियों का इसमें शामिल किया जाएगा, तो 75 जो है वह जनजातीय समूह को लिया जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें प्रावधान का, तो 12 जिला जो है उसकी 8 पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आपकी पीएम जन मन स्कीम आती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट योजना आती है। उसके बाद में अगली योजना देखिए, अगली योजना आपकी लिखी हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना, और कौन सी वाली, ग्रामीण वाली। आपके उसमें लिखा हुआ होगा ग्रामीण, यानी कि चूंकि आपको पता है पीएम आवास ग्रामीण और शहरी 2 चलती है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी है, वैसे ये ग्रामीण की बात है। तो पीएम आवास जो ग्रामीण योजना है, पहली चीज ये योजना कब शुरू की गई थी, तो आप सभी को पता है, आगे नाम जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री, इसका मतलब योजना किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। योजना की शुरुआत कब होती है, 20 नवंबर 2016 के दिन योजना की शुरुआत होती है। इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, तो किस व्यक्ति के घर पर जो है वो आपके क्या बनेगा, आवास बनेगा, किसका जो है वो आवास बनेगा, वो इसमें रखा गया है। तो आपको पता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंदर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जातिगत आधार पर जो 2011 की जनगणना में क्या थे, आपके कमजोर थे, उन लोगों के लिए क्या बनाया जाएगा, पीएम आवास बनाया जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी अगली एक योजना हो जाती है पीएम आवास योजना। अब देखिए पीएम आवास योजना के तहत कितनी क्या राशि दी जाती है, क्योंकि योजना जो है यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट योजना के रूप में आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि योजना भले ही 2016 की है, लेकिन इस बार जो आरएस मेंस हुआ था, अभी 2023 का जो आरएस मेंस हुआ था 20 और 21 जुलाई को, उसमें जो इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के अंदर यूनिट सेकंड में जो इकोनॉमिक्स की चीजें पूछी गई थी, वह 2016 की योजनाएं पूछी गई थी। जब अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और आप चाहे तो बुक के पीछे भी जो है वो मेंस के प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 2023 के मेंस में कौन कौन से प्रश्न इस किस किस चैप्टर से पूछा गया है। तो आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स सर्वे से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। और दूसरी चीज, इस बार जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे वो बहुत पुराने वाले पूछे गए थे, इसलिए अगले वाले आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके जो भी योजनाएं आपके 2014 के बाद में शुरू हुई थी, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो पीएम आवास के अंदर जो सहायता राशि है वो कितनी कितनी दी जाती है, तो आवास के निर्माण के लिए तो जो है वह प्रति लाभार्थी को 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, और उनको शौचालय निर्माण के लिए अलग से जो है वह 12,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि 2 प्रकार की इसमें राशियां मिलती है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। एक तो पीएम आवास में आवास निर्माण के लिए 1,20,000 और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए। ये आपको इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। फिर तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि मनरेगा योजना के तहत 90 दिन का जो है वह इसमें क्या मिलता है, आपको मजदूरी भी मिलती है। भाई ग्रामीण क्षेत्र में मकान बन रहा है, अब जिस परिवार का जो व्यक्ति मनरेगा के अंदर जाकर रोजगार प्राप्त करेगा, वहां पर वो पत्थर उठाएगा, वहां पर वो खड्डा खोदेगा, इससे अच्छा तो ये है कि वो अपने घर पर जो खुद का मकान बन रहा है उसमें ही वो मकान बनवा ले और वहीं पर ही वो पत्थर डाल रहे। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने पीएम आवास ग्रामीण के अंदर ये सिस्टम किया
कि जो उस परिवार का व्यक्ति है, उस जिसके लिए वो मकान बन रहा है, उसमें से ही एक व्यक्ति को हम मनरेगा के तहत जो रोजगार वहां पर दे रहे थे 100 दिन का, उसमें से 90 दिन का रोजगार हम यहीं पर ही उपलब्ध करवा देते हैं। तो तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 90 दिवस का रोजगार मिलेगा, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 1,20,000 रुपए आवास के लिए, ये इसमें मिलने वाले हैं। इसमें अनुदान किस प्रकार से मिलेगा, तो 60 और 40 का इसमें सेंटर और स्टेट का क्या मिलने वाला है, अनुदान मिलने वाला है। 2023-24 का आपको लेटेस्ट आंकड़ा जो है वह बुक के अंदर भी दिया गया है कि राज्य गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसने इस योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण करवा दिया है, तो लगभग 96,743 जो है वह मकान इस योजना के तहत राजस्थान में बने हैं। अगली योजना आती है, एक और इंपॉर्टेंट योजना है। योजना का नाम है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसको बोला जाता है एमएलए लेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, MLALAD के नाम से ये जानी जाती है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो प्रत्येक विधायक है, उस विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि जो उसका स्थानीय क्षेत्र है, उसके विकास के लिए उसको कुछ फंड दिया जाता है। किसके द्वारा, राजस्थान की विधानसभा के द्वारा। इस योजना की शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है 1999-2000 के अंदर। अभी अपन एक और योजना पढ़ेंगे जो इससे पहले शुरू हुई थी, जिसका नाम था MP लेड, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आता है। यहाँ पर जो विधायक को एक वर्ष के अंदर जो राज्य सरकार पैसे देती है, वह कितने रुपए देती है, तो 5 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते हैं। कितने रुपए, 5 करोड़ रुपए जो है वह दिए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंदर जो है वह क्या दिए जाते हैं, प्रति विधानसभा के लिए जो है वह 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यानी कि अगर एक एमएलए व्यक्ति है, अगर एक एमएलए है तो उसको एक साल के जो है वह कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और वह कितने साल तक एमएलए रहता है, 5 साल तक रहता है। यानी कि एक एमएलए को 25 करोड़ रुपए जो है वह उसके कार्यकाल में मिलते हैं। केवल किस चीज से, इस एमएलए लेड के माध्यम से, जिसके अंदर वह अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करवा सकता है इस 25 करोड़ को लगा के। लेकिन लगाते कितने हैं वो आप सभी को पता है। लेकिन देखिए, इसमें एक कंडीशन रखी गई है, 2 प्रकार की कंडीशन ये रखी गई है कि कोई भी विधायक उस 5 करोड़ को अगर खर्च करता है प्रत्येक वर्ष में, तो उस 5 करोड़ में से उसको 20% जो राशि है, वह 20% राशि SC/ST के लोग जो भी है, यानी कि ऐसा एरिया उसका विधानसभा का जहां पर SC और ST के लोग निवास कर रहे हैं, वहां पर उसको 20% राशि जो है वह कम से कम खर्च करनी होगी इस 5 करोड़ की। तो ये आपको 20% याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके लिए बनता है कि उसको इस 5 करोड़ में से 20% जो राशि है, इस 20% राशि को उसको निर्माण एवं मरम्मत का जो कार्य है उसके अंदर लगाना होगा, जो कि सार्वजनिक उपयोगिता में आता हो। जैसे कि बस स्टैंड बनवा दिया हो, जैसे कि CC रोड बनवा दी हो, जैसे ब्लॉक लगवा दिए हो, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में पैसे लगा दिए हो, ठीक है ना, स्कूल में पैसे लगा दिए, ऐसी जगह पर उसको पैसे लगाने हैं जहां पर उसको क्या मिल जाए, आपके फायदा मिले, सार्वजनिक जो है वह उपयोगिता उस पैसा की बढ़े। तो 20% यहाँ लगाना है, 20% SC और ST के लिए लगवाना है। अगला आता है आपके सांसद स्थानीय क्षेत्र जो है आपके विकास योजना, जिसके अंदर सांसद की बात आएगी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि आपके सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। और यह योजना जो है यह प्रारंभ की गई है 1993 में। इसके बाद में 1999 और 2000 में राजस्थान के अंदर भी जो है वह आपके क्या शुरू कर दी गई, MLA लेड जो है वह शुरू कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, MP यानी कि प्रत्येक एक MP को जो है वह उसके कार्यकाल में कितने रुपए मिलते हैं, तो उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, तो सांसद को भी 5 करोड़ रुपए जो है वह उसको विकास के कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब देखिए, सांसद जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। विधायक तो केवल एक ही प्रकार का होता है, जो अपने नॉर्मली चुन के जाता है राजस्थान के अंदर। बाकी सांसद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सांसद होता है जो लोकसभा का होता है, एक सांसद होता है जो राज्यसभा का होता है, एक सांसद होता है जो आपके मनोनीत होता है राज्यसभा के अंदर। तो 3 कैटेगरी के सांसद हो गए। भाई जो लोकसभा का सांसद है वो तो एक स्पेशल लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आया है, तो वो अगर अपने 5 करोड़ रुपए को खर्च करना चाहता है तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कर सकता है जहां से वो चुनकर आया है। लेकिन अगर एक राज्यसभा का सांसद अपने 5 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता है, तो राज्यसभा का तो कोई सांसद क्षेत्र होता ही नहीं है, वो तो पूरे राज्य के लिए काउंट होता है। जैसे राजस्थान के 10 राज्यसभा सांसद है, अब उनके लिए कोई एरिया नहीं है कि वो जैसलमेर से है, नागौर से है, अजमेर से, एरिया नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए पूरा का पूरा देश आ जाता है।
यानी कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो अपने पैसों का खर्च पूरे के पूरे देश के अंदर कर सकते हैं या फिर पूरे राज्य के अंदर, मतलब कि वो जिस राज्य से चुनकर आए हैं वो उस राज्य के अंदर उसका खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके मनोनीत सांसद होते हैं, जो राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते हैं, वो तो किसी भी राज्य से भी नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो पूरे के पूरे भारत में खर्च कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के आपके सांसद होते हैं, वो तीनों ही प्रकार के सांसद अलग अलग जगह पर पैसों को खर्च कर सकते हैं। जैसे कि लोकसभा वाला अपने लोकसभा क्षेत्र में, राज्यसभा वाला अपने राज्य के अंदर पूरे के पूरे राज्य में, और जो आपके मनोनीत होते हैं वह पूरे भारत में खर्च कर सकते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब एक चीज और इसमें आती है कि जो आपके सांसद है, कोई भी सांसद हो, चाहे वह नागौर का हो, चाहे वह अजमेर का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे जोधपुर का हो, कहीं का भी सांसद हो, अगर वह सांसद चाहे तो किसी भी प्राकृतिक अगर आपदा आ जाए भारत के अंदर कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में वह अपने क्षेत्र से या फिर अपने राज्य से बाहर 1 करोड़ रुपए तक जो है वह क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है। किस लिए? स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए। मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई तो वहां पर वह बाढ़ बाढ़ जो राहत कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत वहां पर मान लीजिए कि कोई आपके सार्वजनिक आवास का निर्माण करवा दिया हो। मान लो कहीं पे बाढ़ की वजह से जो है वो फसलों को नुकसान हो गया तो वहां पर वो किसानों की सहायता करवा सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार से वह 1 करोड़ रुपए जो है वह क्या कर सकता है? अपनी तरफ से योगदान दे सकता है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये आ जाती है आपके एमपी लेड। ये आपके पेज नंबर 81 तक काम अपना हो चुका है। अगले आता है अपन पेज नंबर 81 के ऊपर। पेज नंबर 82 के ऊपर 82 में आती है आपकी योजना जिसका नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। देखिए एक योजना जो है वह चलाई गई थी किसके द्वारा? बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। योजना का नाम क्या था? योजना का नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। ये योजना का नाम था। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी से कांग्रेस सरकार आते ही उन्होंने नाम क्या कर दिया? केवल और केवल ये चेंज किया है। क्या कर दिया? गुरु गोलवलकर से महात्मा गांधी कर दिया। बाकी सेम टू सेम है, जन भागीदारी विकास योजना। यानी कि इस योजना का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? जनता की भागीदारी लेकर और विकास करेंगे। जन भागीदारी यानी कि इसमें भागीदारी किसकी होगी? जनता की भागीदारी होगी। मान लो कि अगर कहीं पर 100 रुपए लग रहे हैं तो कुछ रुपए सरकार देगी, कुछ रुपए जनता देगी, और वहां पर विकास किसका होगा? जनता का विकास होगा। तो गुरु गोलवलकर का ही नाम बदलकर जो है वह क्या किया गया है? आपके ये किया गया। नाम कब बदला गया है? तो फरवरी 2020 के अंदर जो है वह आपके इस योजना का नाम बदला गया है। किसका? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी का। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका यह है, बेसिकली ये योजना अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो जन भागीदारी है उस जन भागीदारी विकास कार्य को करवाना। तो ये तो इसका क्या आ जाता है? उद्देश्य आ जाता है। इसमें पैसे कौन देगी? तो राज्य सरकार ने ही शुरू किया है। तो पूरी तरह से इसमें जो है वह वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा ही वित्त पोषित योजना है ये। यानी कि इसमें जो पैसे देने वाली है वह कौन है? आपके स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें पैसे देती है, और केवल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही यह आपके क्या होती है? लागू होती है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आते हैं इसके प्रावधान। प्रावधान किस प्रकार से कि भाई इसमें कितने कितने पैसे किस किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो एक तरफ तो आएगी आपके जनता और एक तरफ आएगी सरकार। विकास का काम सरकार का है, सरकार को विकास करवाना पड़ेगा, लेकिन इस योजना में सरकार जनता के सहयोग से विकास करा रही है, इसलिए इसको जन भागीदारी विकास योजना कहा गया है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र के अगर लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर शमशान बनाया जाए या फिर कब्रिस्तान जो भी है उसकी 4 दीवारी अगर हो जाए, तो 4 दीवारी से ना तो सरकार को फायदा है, ना ही आपके प्रत्येक आपके धर्म के या फिर जाति के लोगों को फायदा है। लेकिन अगर किसी धर्म विशेष के या जाति विशेष के लोग अगर चाहते हैं कि हमारे क्या हो, यहाँ पर इसकी 4 दीवारी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने कहा है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत 90 रुपए हम दे देंगे जितने भी लगेंगे, और 10 रुपए आप दे दीजिए, और हम दोनों मिलकर जो है वो उसका निर्माण करवा देंगे। इसकी वजह से ये हो जाएगा कि लोगों को भी फायदा है, और लोग अगर थोड़े से पैसे देंगे तो सरकार के भी ये फायदा होगा कि व्यवस्थित हो जाएगी चीजें। ठीक है, बाकी मरने के बाद तो आदमी जाता ही कहाँ है वैसे भी। इसके अलावा अन्य कोई भी सामुदायिक परिसंपत्तियां हैं चाहे टीएसपी एरिया के अंदर हो, उनके लिए क्या रखा गया है? उनके लिए रखा गया है 70 और 30 का रेशो। यानी कि 70 देगी आपके स्टेट गवर्नमेंट और 30 देगी आपके जो भी जनता है वहां की वो। और ऐसा क्षेत्र ध्यान रखना है, ऐसा क्षेत्र चाहे नॉन टीएसपी में भी हो जहां पर 40% से अधिक आबादी अगर एससी और एसटी की है, तो वहां पर जो है वह आपके 80 और 20 का रेशो रखा गया है।
यानी कि 80 सेंटर को अपने स्टेट गवर्नमेंट देगी और 20 रुपया कौन देगी, 20% आपके जनता देगी। तो 3 प्रावधान इसके अंदर मोटे मोटे जो है वह आपके दिए जाते हैं कि किस किस प्रकार से जो है वह इसमें पैसे मिलने वाले हैं। तो ये आपके सामान्य चीजें आ जाती है किसमें, जन भागीदारी विकास योजना के अंदर। ये यहाँ तक तो आपकी योजनाएं थी जो सेंटर की स्टेट की सारी मिक्स थी। अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ रहे हैं जो कि आपकी स्पेशली किसकी है, राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं अपन पढ़ेंगे, जिसका संचालन कौन करती है, राजीविका करती है। और अभी भी अपन राजीविका के ऊपर ही चल रहे हैं, ध्यान रखना है। जो आपके राजीविका है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उसी के आधार पर ही अपन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो योजना आती है, सबसे इंपॉर्टेंट योजना आती है। देखिए सरकार ने कुछ कुछ जगह पर तो नए डिस्ट्रिक्ट को अपडेट किया है, कुछ कुछ जगह पर नहीं किया है। इस वजह से मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने अपडेट किया है उसी प्रकार से अपने पढ़ लो, बाकी इसके अलावा अपन जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली योजना आती है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो भाई मेवात क्या है, मेवात बेसिकली आपके अलवर और भरतपुर, पुराने अलवर और भरतपुर को याद करना है थोड़ी देर के लिए। तो पुराने जो अलवर और भरतपुर थे उनमें 8 तो आपके अलवर की और 4 जो है वह आपके भरतपुर की पंचायतों को मिलाकर टोटल 12 पंचायतों का एक क्षेत्र था, जहां पर मेव जाति के लोग जो है वह निवास करते थे। उनके विकास के लिए, उनको कृषिगत सहयोग के लिए सरकार के द्वारा चूंकि उस मेव जाति के निवास के कारण उस क्षेत्र को कहा जाता था मेवात, और उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो कार्यक्रम चलाया गया 1986-87 के अंदर। किसके द्वारा चलाया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा। अब जो भी योजना आएगी वो राजस्थान सरकार की आने वाली है। तो इस योजना के तहत, ये योजना पहले चल रही थी अलवर और भरतपुर में। अब आप सभी को पता है कि अलवर से तोड़कर खेरतल और तिजारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, भरतपुर को तोड़कर डीग एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें अब जो जिलों की संख्या है, पहले तो केवल 2 ही जिले थे, एक तो था आपका अलवर और एक था आपके भरतपुर, लेकिन अब इसमें जो है वह जिलों की संख्या हो गई है 3। कौन कौन सी, एक इसमें आता है आपके अलवर जिला, एक आता है इसके अंदर आपके खेरतल और तिजारा डिस्ट्रिक्ट, और एक आता है आपका इसमें डीग डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाता है, अलवर जिला है, डीग है और खेरतल और तिजारा है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। क्योंकि डीग जो है वह भरतपुर से अलग हुआ है, तो केवल स्पेशली डीग कामा पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है डीग डिस्ट्रिक्ट का, वही इसमें रखा गया है। भरतपुर इसमें बाकी हट गया है। खेरतल और तिजारा अलवर का ही हिस्सा था, और अलवर तो खुद इसमें आता ही है। तो अगर आपको आज की तारीख में पूछा जाए कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान के 3 जिलों के अंदर जो है वह यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अलवर है, जिसमें खेरतल तिजारा है, जिसमें डीग है। और बजट 2023-24 जो पिछला बजट था उसमें 40 करोड़ रुपए जो है वह इस क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा रखे गए थे। अगली एक और इंपॉर्टेंट योजना आती है जिसका नाम है आपके सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखिए सीमा का मतलब हो गया राजस्थान की जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह राजस्थान की किस किस के साथ में है भाई, जब अपन पुराने की बात करें, पुराने की मतलब पुराने राजस्थान की अगर अपन बात करें, तब श्री गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। ये 4 ही जिले इसमें आते थे, और इन 4 ही जिलों को जो है वह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये योजना किसकी है, स्पेशली ध्यान रख लेना है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित ये योजना है। केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम आपके आता है, कौन सा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे बड़ा खेल यहाँ पर यह आता है कि कई सारे जो लोग हैं, जो अभी तक पुस्तकें आई है उसमें अब जो है वह मैक्सिमम लोगों ने यह मान लिया है कि राजस्थान के नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार 6 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर आते हैं, और उसमें उन्होंने रखा है श्री गंगानगर को। एक नया डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर बना है जिसका नाम आता है आपके अनूपगढ़, उसको रखा है। एक है बीकानेर को, एक रखा है आपके जैसलमेर को, एक यहाँ पर रखा है फलोदी को जो कि यहाँ पर आता है, और एक आ जाता है बाड़मेर। तो 3 और 3 6 रखे हैं। लेकिन अभी जब राजस्थान ने आर्थिक समीक्षा जारी की है तो उसमें 5 ही जिले जो हैं वह आपके इसमें रखे गए हैं, श्री गंगानगर, एक आ जाता है अनूपगढ़, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर। यानी कि 5 ही जिलों को जो है वह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि 5 ही जिले हो। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो इसका उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य का तो हमें पता चल ही रहा है,
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के ऊपर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का हमें क्या करना है, विकास करना है। इसके लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य यही है कि भाई सीमा क्षेत्र के अंदर आधारभूत जो भी ढांचा है, वहां पर सड़कें हैं, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवानी जानी चाहिए। साथ साथ में सीमावर्ती जो भी आबादी है उसके मध्य में सुरक्षा की भावना जो है वो सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस योजना के तहत जो है वह राजस्थान के 5 जिलों के 16 खंडों को शामिल किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार जो है वह 5 ही जिलों को क्या मानती है, आपके 5 ही जिलों को क्या मानती है, राजस्थान की सरकार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मानती है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर मैप में। ये आपके यहाँ पर आता है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आता है आपके अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आता है आपके बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आता है आपके जैसलमेर और यहाँ पर आता है आपके बाड़मेर। तो इस प्रकार से जो है यह 5 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपके फलोदी डिस्ट्रिक्ट आता है, लेकिन उस फलोदी डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान सरकार ने नहीं माना है। तो बाड़मेर है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है, जैसलमेर है और अनूपगढ़ जो है वह इसमें नया ऐड हो गया है। तो पहले 4 जिले थे और अब जो है वह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5 जिले जो है वह आपके क्या हो गए हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला आता है अपना डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है ये भी। भाई डांग जो क्षेत्र है उस डांग क्षेत्र के विकास के लिए जो है वह कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। कब चलाया गया है, 2005-6 के अंदर। पहले तो ये 1986-87 में चलाया गया, वो आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल ये याद रखना है कि 2005-6 में राजस्थान में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब ये डांग क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल नदी। और उस चंबल नदी के द्वारा आप पढ़ते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा और राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। इस चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है, यानी कि नालियां बनाकर जो है वह ये अपने साथ में मृदा को लेकर जाती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो है वो खाइयां बन जाती है। और उस खाई वाले क्षेत्र के अंदर वहां पर चोर या फिर लुटेरे जो है वह डाकू जो है वह छिपकर रहते हैं। यानी कि इस चंबल नदी का जो बेसिन है जो आपके अवनाली का अपर्दन की वजह से एक बीहड़ नुमा क्षेत्र बन जाता है, गहरी खाइयां बन जाती है। उन खाइयों के अंदर डाकू वगैरह ये निवेश आपके निवास करते हैं, रहते हैं वहां पर। इसलिए इस क्षेत्र को एक प्रकार से डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र चंबल का बेसिन क्षेत्र मान लीजिए आप। और इस डांग क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए कि यहाँ पर जो है वह आपके लोग, यहाँ पर जो है वह आपके लोग को जो है वह समस्या ना हो और डाकुओं से जो है वह सुरक्षा हो, इसके लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में चलाया गया था। तो उस समय जो है ये राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया था, जिसमें 4 तो थे आपके कोटा जोन के और 4 ही जिले जो है वह थे आपके भरतपुर जोन के। इस प्रकार से टोटल जो है वह 8 जिलों के अंदर ये चलाया गया था। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अंदर इसको अपडेट कर दिया है और राजस्थान के 9 जिलों के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और 9 जिलों के अंदर भी अगर अपन बात करें तो कितने गांवों में चलाया जा रहा है, तो यह 2192 गांवों के अंदर चलाया जा रहा है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, एक तो गांवों का प्रश्न पूछ सकते हैं, एक आपको जिलों का, और एक कब शुरू किया गया। तो अब 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ गए हैं, तो देखिए पहले तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। लेकिन अब देखिए सवाई माधोपुर पहले भी था, अब भी है। गंगापुर सिटी ये एक नया डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ है। करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 तो पहले थे, अब भी है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये 4 पहले भी थे, अब भी है। लेकिन इसमें जो है वह आपके गंगापुर सिटी जो है ये एक नया ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से अब आपके 9 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में भी इसको देख सकते हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, ये इसमें टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा शामिल हुआ है, तो गंगापुर सिटी जो है वह अब आपके इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आ जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो चंबल की वजह से निर्मित जो आपके बीहड़ क्षेत्र है या फिर संकुचित जो घाटी क्षेत्र है, जो कि किससे ग्रसित है, डाकुओं से, दस्यु ग्रसित जो क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं। और इस डांग के अंदर जो भी आपके आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनका विकास करना और उनको एक प्रकार से बढ़ावा देना, इस योजना के तहत जो है वह मुख्य लक्ष्य रखा जाता है। ये आपके डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आता है। अगली अपनी जो योजना या फिर विकास कार्यक्रम आता है वो आता है आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम के अंदर ये 101% पूछा जा सकता है क्योंकि अपडेट हो चुका है ये।
मगरा क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया। तो पहले तो मगरा को समझिए भाई। जब अपन पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखते थे तो पुराने डिस्ट्रिक्ट में यह था कि जो आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, इस उदयपुर के उत्तर के अंदर, उत्तर में कहाँ कहाँ पर, तो एक तो आ जाता था आपके राजसमंद, एक आता था आपके अजमेर, एक आता था भीलवाड़ा, एक था आपके चित्तौड़गढ़ और एक था आपके पाली। यानी कि 1 2 3 4 और 5, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में, यानी उदयपुर के उत्तर में पहले प्रश्न भी आता था, अभी भी आता है ज्योग्राफी में कि मगरा क्या है। तो मगरा का मतलब है उदयपुर के उत्तर में फैला हुआ पथरीला क्षेत्र, जो कि कृषि अयोग्य भूमि के रूप में जाना जाता है, उसको मगरा कहा जाता है। तो सरकार ने क्या कहा कि इस मगरा क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे, उस भूमि को जो है वह कृषि योग्य बनाएंगे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए इसको कहा गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो पहले इसमें 5 जिले थे और ये आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम था। शुरुआत इसकी कब की गई थी, तो 2005-6 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। तो यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक है ये शुरुआत की गई। लेकिन समस्या कब खड़ी होती है, देखो मगरा क्षेत्र को भी बताया गया है वैसे कि राजस्थान का दक्षिण भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। बाकी जिस इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि आपके उदयपुर के उत्तर के अंदर फैला हुआ एक पथरीला क्षेत्र, जो कि कृषि अयोग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। अब इसमें पहले ये 5 जिले थे, लेकिन आप सभी को पता है कि जब नए जिले बने तो इस अजमेर को तोड़कर और अजमेर के अंदर पाली का और आपके राजसमंद का, इन दोनों का थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर और एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जिसका नाम था ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। तो अब क्या हुआ कि इस मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अब 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रखे हैं, एक तो ब्यावर रखा है, एक पाली है, एक राजसमंद है, एक भीलवाड़ा है और एक आपके चित्तौड़गढ़ आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पहले भी 5 ही थे, डिस्ट्रिक्ट अब भी कितने हैं आपके 5 ही है। और 5 डिस्ट्रिक्ट के वर्तमान में कितने जो है वह आपके जिले आते हैं, तो सॉरी कितने गांव आते हैं, तो 5 जिलों के 1746 गांव आते हैं। और इन 1746 गांवों के अंदर जो है वह कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें नया डिस्ट्रिक्ट तो है ब्यावर, नया कौन सा है आपका ब्यावर। बाकी है इसमें भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। तो 4 तो पहले वाले ही है, ब्यावर इसमें नया आ गया है और अजमेर इसमें से हट गया है अब। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इस क्षेत्र में जो भी निवास करने वाले लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के अंदर सुधार करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। यानी कि उस भूमि को अगर कृषि योग्य बना देंगे तो उनके आय के साधन जनरेट हो जाएंगे और उनको जो है वह आय प्राप्त होने लगेगी, तो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वह सुधर जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाएंगे, जैसे कि वहां पर जल ग्रहण का विकास का कार्य किया जाएगा, वहां पर लघु सिंचाई के कार्य किए जाएंगे, वहां पर पशुपालन का, पेयजल का, विद्युतीकरण का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क निर्माण का, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे इसके अंदर आपके इस मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। तो आप देखिए वैसे तो ये सारे के सारे कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप आरएस के अंदर 50 शब्दों में एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगली एक और योजना आती है, इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार की योजना है जिला नवाचार निधि योजना। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर अलग अलग समस्या होती है, किसी जिले में पेयजल की है, किसी में सड़क की है, किसी में विद्युत की है, अलग अलग समस्या है। तो उस जिले का जो जिला कलेक्टर है वो वहां के स्थानीय लोगों से जो है वह वहां की समस्या से अवगत होकर और एक निधि बनाई गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जो है, आप कौन, जिला कलेक्टर, वो उस जिला के अंदर क्या करिए, आप नवाचार करिए, वहां पर जो है वो वहां की समस्या क्या है उसके आधार पर आप उस निधि या फिर उस फंड से जो पैसे है वो आप खर्च कीजिए। तो ये निधि का मतलब है फंड, एक फंड बनाया गया था, उस फंड से जो है वो पैसे कौन ले सकता है, कलेक्टर। तो इसकी शुरुआत कब की गई, 2019-20 में इसकी शुरुआत की गई और इसका गठन जो है वह जिला कलेक्टर जो है उसकी अध्यक्षता के अंदर किया गया था। यानी कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर स्थानीय आवश्यकता क्या है उसके अनुसार जो है वह आपको क्या करना है, नवाचार करके और वहां का विकास करना है। ये आपके जिला नवाचार निधि योजना के रूप में जानी जाती है। अगला आता है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। तो कौन से क्षेत्र का विकास करना है, तो एक योजना शुरू की गई थी 2022-23 के अंदर और इस योजना में कहा गया कि ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। इस योजना का जो उद्देश्य है यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास, कैसे क्षेत्र का विकास, ऐसा क्षेत्र जो कि दुर्गम है, जो कि दूरस्थ है, जो कि पिछड़ा क्षेत्र है,
उन क्षेत्रों के अंदर आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए जो है वह आपके मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की गई 2022-23 में। और इसके लिए टोटल बजट कितना रखा गया था, तो 100 करोड़ रुपए का जो है वह बजट रखा गया। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022-23 में शुरू होती है। इसका उद्देश्य क्या आता है और इसमें बजट कितना रखा गया था, तो ये आपके एक योजना हो जाती है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, एक आ जाती है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के रूप में। अगला आता है आपके बायोफ्यूल प्राधिकरण। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से वन डे एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वन डे एग्जाम में इसमें से भर भर के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है आपके कि राजस्व बायोफ्यूल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। बायोफ्यूल का मतलब है भाई, फ्यूल तो आप समझते ही हैं, फ्यूल जो कि अपन गाड़ियों में डालते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल। तो इस फ्यूल के अंदर बायो शब्द ये जोड़ रहा है कि इसके अंदर अपन कोई बायोलॉजिकल चीज जोड़ दे। बायोलॉजिकल का मतलब ये हो गया कि अपन अगर चाहें, जैसे भाई जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ ऐसे इसमें पौधे भी दिए गए हैं, उन पौधों का जो रस है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है वो जलाकर जो है वह ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल का मतलब होता है एक प्रकार से प्रोसेस्ड फ्यूल। प्रोसेस्ड फ्यूल यानी कि जिसमें कुछ जो है वह आपके हिस्सा तो रखा जाएगा किसका, ओरिजिनल जो फ्यूल है जो आपके क्रूड ऑयल है उसका रखा जाएगा, उसको प्रोसेस करके उसका रखा जाएगा। और साथ साथ में उसके अंदर जो है वह कुछ जो है वह क्या मिला दिया जाएगा आपके एक प्रकार से मान लीजिए कि उसमें कुछ जो है वह पौधे वगैरह जो है वह ऐसे ही उसका रस वगैरह मिला दीजिए, आप इतना सा जान लीजिए। तो बायोफ्यूल का मतलब होता है एक प्रकार से आपके प्रोसेस्ड फ्यूल, जिसके अंदर जो है वह आपके एक प्रकार से ऐसा फ्यूल बनाया जाएगा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का इनका उत्सर्जन कम हो, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। और साथ साथ में जो है वह ये हमारे ये जो है वह आपके जो पर्यावरण नुकसान है उसको कम से कम करे, और एक प्रकार से इनका जो रेट है वो भी कम हो, और भारत जो बाहर से आयात कर रही है क्रूड ऑयल उसके ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम हो। उसको एक प्रकार से अपन बायोफ्यूल के रूप में जो है वह स्थापित कर सकते हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण से पहले आप बायोफ्यूल के बारे में सारी चीजें जानिए। राजस्थान में बायोफ्यूल मिशन कब शुरुआत की गई थी, पहला प्रश्न आ सकता है। तो राजस्थान में बायोफ्यूल जो मिशन है यह 4 फरवरी 2005 को शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न आता है राजस्थान में बायोफ्यूल की जो बायो नीति है वह कब लाई गई थी, 2006 के अंदर राजस्थान बायोफ्यूल नीति लाई गई थी। प्राधिकरण कब बनाया गया था, जो अपन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है यह 2007 के अंदर बनाया गया था। एक और प्रश्न आता है कि राजस्थान में बायोफ्यूल जो है ये उत्पादन किससे किया जाएगा, तो ये कुछ चीजों से किया जाएगा, जैसे कि रतनजोत है या फिर करंज है, इनसे इनको उत्पादित किया जाएगा। और रतनजोत और करंज का उत्पादन कहाँ होगा, तो इसके लिए कहा गया कि जो राजस्थान में बंजर भूमि है वहां पर क्या किया जा सकता है, इस रतनजोत या फिर करंज का इनका क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने पहले बंजर भूमि का उपयोग कैसे हो इसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, राजस्थान राज्य बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना जो है वह 22 दिसंबर 2019 को की गई थी। और इसका पुनर्गठन जो है वह 11 फरवरी 2022 को इसका क्या किया गया था, आपके पुनर्गठन किया गया था। तो ये आपके बायोफ्यूल वाला आता है, ठीक है। इसका जो है वह बायोफ्यूल जो अपन पढ़ रहे थे, हाँ, इसका जो पुनर्गठन है बायोफ्यूल जो है यह आपके पुनर्गठन इसका कब किया गया था, 2022 के अंदर इसका पुनर्गठन किया जाता है। साथ साथ में राजस्थान बायोडीजल जो नियम है वो 2019 को बनाया गया था। राजस्थान में क्या भारत में बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके दिवस वाला है। इसके बाद में राजस्थान के 12 ऐसे जिले होंगे जिनमें रतनजोत का उत्पादन किया जाएगा, और 8 जिले ऐसे होंगे जिसके अंदर करंज का उत्पादन किया जाएगा। ये इसमें क्या रखा गया है, आपके लक्ष्य रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो बायोफ्यूल से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, बायोफ्यूल मिशन 4 फरवरी 2005 का है, नीति 2006 की है, प्राधिकरण 2007 का है। तो 5, 6, 7 हो गए, मिशन है 5 का, नीति है 6 की, प्राधिकरण है 7 का। फिर 2022 के अंदर जाकर राजस्थान राज्य बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड बनाया गया। उसके बाद में बायोफ्यूल दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोडीजल नियम 2019 में लाया गया राजस्थान में। और फिर ऐसी फसलें जिनका प्रयोग किसमें किया जा सकता है, बायोफ्यूल के लिए किया जा सकता है, उसमें एक तो आता है रतनजोत। रतनजोत का उत्पादन राजस्थान के 12 जिलों को सेलेक्ट किया गया, और करंज के लिए राजस्थान के 8 पूर्वी जिलों का जो है वह चयन किया जाता है। तो ये आपके बायोफ्यूल के वन डे एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल हो जाते हैं। अभी अपन जो है वह आगे बात कौन सी करेंगे, वो करेंगे बायोफ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियां, यानी कि जो बायोफ्यूल प्राधिकरण बनाया गया था 2007 में, इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसने कौन कौन सी चीजें जो है वह प्राप्त करी, या फिर कौन कौन सी चीजें जो है वह इसने लागू करी है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आती है।
सबसे पहले आता है आपके बायोफ्यूल जो आपके प्राधिकरण है, इसकी उपलब्धियां मार्च 2024 तक के आंकड़े आपके पास में है। इसमें सबसे पहले आता है राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 आता है, जिसको तैयार कब किया गया था, तो 30 अप्रैल 2019 को इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, उसकी तर्ज पर इसको तैयार किया जाता है। साथ साथ में जो आपके जैव ईंधन या बायो जो फ्यूल है, इस बायोफ्यूल का जो प्रयोग है, ये बेसिकली इसमें बायोडीजल बनाया जाएगा B100 का, और इसको जो है वह किसके ऊपर बेचा जाएगा, खुदरी जो आपके खुदरा बिक्री है, यानी कि रिटेल जो आपके एक प्रकार से सेल है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला है। साथ साथ में राजस्थान जो है वह भारत के अंदर पहला राज्य है जिसने खुद का जो है वो जैव ईंधन नियम बनाया है। तो राजस्थान जैव ईंधन नियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी काउंट होता है। राजस्थान के अंदर 12 ऐसी बायोडीजल की फर्में हैं जो कि बायोडीजल का क्या करेगा, उत्पादन करेगा, और इस प्रकार से राजस्थान में एक दिन के अंदर बायोडीजल उत्पादन करने की 4.20 लाख लीटर जो है वह बायोडीजल की क्षमता जो है वह स्थापित कर ली है वर्तमान में। यानी कि राजस्थान के पास यह क्षमता आ गई है कि राजस्थान एक दिन में 4.20 लाख लीटर बायोडीजल का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उपलब्धियां हैं, इसमें से 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अभी 2 योजनाएं और आती है आपकी, जिसमें से एक योजना कौन सी आती है, इसमें से एक योजना आपके आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, तो सांसद का मतलब है एमपी, वही एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ये है कि प्रत्येक सांसद जो है वह अपने सांसद का जो क्षेत्र होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहां से एक गांव को सेलेक्ट करेगा हर साल, और क्या करेगा, उस गांव को, गांव का मतलब हो गया ग्राम पंचायत, और उस ग्राम पंचायत का क्या करेगा, वहां पर विकास करवाएगा, आधारभूत संरचना का विकास करवा के, और उसको एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है वह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। प्रत्येक सांसद अपने सांसद जो क्षेत्र है, उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके और उसको आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करेगा। इसी प्रकार से अगली योजना आती है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। और महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना जो है यह शुरू कब की जाती है, ये होती है आपके 27 नवंबर 2019 के दिन शुरू। और इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा है, इसका मतलब ऐसी एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा प्रत्येक जिले से। ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन है, जबकि इसमें प्रत्येक सांसद क्षेत्र अपने क्षेत्र के अंदर से एक ग्राम पंचायत का सिलेक्ट करेगा। जबकि महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना में प्रत्येक जिले से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, और वहां पर गांधीवादी जो भी मूल्य हैं उनके आधार पर जो है वहां पर उस ग्राम पंचायत में विकास किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए है कि राजस्थान के अंदर मेरा गांव मेरा गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 14 नवंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेना है कि राजस्थान के अंदर मेरा गांव मेरा गौरव जो दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपके कब, 14 नवंबर के दिन। यहाँ पर अपन ने जो है वह पोर्शन कर लिया है, पेज नंबर जो अपना 85 है यहाँ तक अपन ने कर लिया है, ग्रामीण विकास वाला पोर्शन हो चुका है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा राजस्थान आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट की जो पुस्तक है ये मार्केट में आ चुकी है। पुस्तक बहुत शानदार है। पुस्तक का जो यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क अध्ययन है वो अपन यहाँ पर कर रहे हैं, और इस पुस्तक के माध्यम से जो है वह आपका अध्ययन और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हाईलाइट करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ साथ के साथ, तो आप उनको देखते रहिए, क्लास देखते रहिए, और सामने बुक जो है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपके सारा का सारा जो पोर्शन है वो हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं अब पंचायती राज। यहाँ पर अपने ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे, वो अपना हो गया है। अभी अपन बात करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज एक बार फिर से आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर अपने 3 के अंदर है। पेज नंबर जो है वह 86 के ऊपर जो है वह अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 86 पेज नंबर से जो है वह पंचायती राज है। देखिए पंचायती राज जो है वह वैसे पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपके करंट बेस क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके अंदर जो है वह पंचायती राज से प्रश्न बन जाता है, जो कि आपके कहाँ से पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में से पूछा जाता है। तो पंचायती राज आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है यहाँ से, जो अपन शुरू कर रहे हैं। देखिए पंचायती राज की सबसे पहली अगर अपन बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है भारत के अंदर, तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बगदरी गांव। वहां से 2 अक्टूबर 1959 को होता है, क्योंकि 2 अक्टूबर जो है यह गांधी जी का जन्म दिवस आता है इस दिन।
और 1959 के दिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका शिलान्यास करके और इसकी शुरुआत की जाती है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो एक प्रकार से भारत जो है वह गांवों के अंदर बसता है, और लोकतंत्र एक प्रकार से मतलब कि लोकतंत्र को अपन अच्छा लोकतंत्र तब कहेंगे जब जनता के हाथ में जो है वह लोकतंत्र की पूरी बागडोर हो। तो ऐसी कंडीशन में पंचायती राज को जो है वह लाया जाता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वह कब दिया गया था? तो आप सभी को पता है कि पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है, ये दर्जा बेसिकली कब दिया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 1992 के अंदर एक अधिनियम लाया जाता है, और उस अधिनियम को कहते हैं अपन 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये बेसिकली पंचायती राज को एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह 73वां संविधान संशोधन 1992 कहलाता है, जिसको भारत के अंदर कब लागू किया जाता है? भारत में यह 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। जबकि राजस्थान के अंदर जो है यह कब लागू होता है? तो राजस्थान में यह 23 अप्रैल, एक दिन पहले याद रखना है, इधर एक वर्ष बाद में। तो 23 अप्रैल 1994 के दिन यह राजस्थान में लागू होता है 73वां संविधान संशोधन। तो ये एक इंपॉर्टेंट 2 तारीखें आपके पास में आ जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भाई पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित कर रखा है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर जो है वह पूरा का पूरा पंचायती राज है, और उसमें ही 243 जी जो दे रखा है, यानी कि 243 का जो है वह सब क्लोज जी जो है उसके अंदर उल्लेखित कर रखा है कि पंचायती राज जो है इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन सी इनकी जिम्मेदारियां दी गई है। तो चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली 243 जी पूछा जा सकता है। इसका मतलब है पंचायतों को दी गई शक्तियां, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां इसमें आती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वह पंचायती राज इससे पहले ही शुरू हो चुका था, और राजस्थान के अंदर पंचायती राज को लेकर अधिनियम बनाया जा चुका था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। और वह कौन सा था? तो वह था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 का। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो 1994 के अंदर 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान सरकार ने संवैधानिक दर्जा जो अपने यहाँ पर लागू किया था, उसमें कौन से पंचायती राज अधिनियम था? तो वह 1953 वाला जो था उसको उसमें ही समाहित करके जो है वह लागू कर दिया गया था। इसके अलावा पंचायती राज के जो नियम है वह 96 के अंदर जो है वह पंचायती राज के नियम बनाए जाते हैं। ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो है वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में जो ये स्थिति दी हुई है ये आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर 33 तो है जिला परिषद, 365 क्या है अपने पंचायत समिति, और 11,208 क्या है अपने ग्राम पंचायत है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। जब तक नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता है तब तक आपके जो है वह एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 33 तो जिला परिषद है, 365 पंचायत समिति है, और 11,208 ग्राम पंचायतें आपके आती है। अगला अपना आता है ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है भारत के अंदर जो या फिर राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है, इसमें सबसे निचले लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत होती है। सबसे निचले लेवल पर कौन होता है? ग्राम पंचायत होती है, जो कि आपके बिल्कुल लो लेवल पर होती है, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट, पहले स्तर पर होती है। इसके ऊपर जाते हैं तब आती है अपनी पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है यह अपने सेकंड टीयर के रूप में जानी जाती है। और इसके ऊपर जाते हैं तब आती है जिला परिषद, और जिला परिषद जो है यह आपके थर्ड टीयर के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से ये 1, 2 और 3 स्तर होने की वजह से इसको त्रिस्तरीय कहा जाता है। तो भारत के अंदर या राजस्थान में जो है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जिस राज्य के अंदर 20 लाख से कम जनसंख्या है वह इस पंचायती राज को रखना, पंचायत समिति को रखना चाहे नहीं रखना चाहे वो उनका खुद का जो है वह स्व विवेक होगा। इसलिए वहां पर 2 स्तर की ही जो है वो पंचायती राज देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। तो ग्राम पंचायत सबसे निचले लेवल पर होती है, ग्राम स्तर पर होती है। इसमें जो पूरा का पूरा कार्य है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। फिर आती है पंचायत समिति, जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में जो है वो कड़ी का कार्य करती है। और फिर आती है आपके जिला परिषद, और जिला परिषद प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर जो है वह आपके यह कार्य करने वाली एक संस्था आती है। ठीक है, ये आपकी हो जाती है इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था। फिर आता है पंचायती राज विभाग, जो है आपका राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग जो है उसके द्वारा कौन कौन से जो कार्य है वह मुख्य रूप से किए जाते हैं, या फिर इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न लिखना है, आरएस के अंदर 50 शब्दों में एक आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए।
कि पंचायती राज जो विभाग है या फिर जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनके मूल कार्य क्या क्या है। तो ये कार्यों का प्रश्न आपके आ सकता है अगर आपको पूछा जाए कि इसमें क्या क्या इनके कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्य भाई पंचायती राज को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन के तहत दे दिया गया है। इस वजह से इस पंचायती राज विभाग का जो है वह मुख्य कार्य क्या होगा कि इसके द्वारा विकेंद्रीकरण जो है, राजनीति का विकेंद्रीकरण उसको सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है सबसे पहला। दूसरा कार्य जो अपनी ग्राम पंचायत होती है उसमें ग्राम सभा होती है, और अपन ने पढ़ा था मनरेगा के अंदर कि ग्राम सभा के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी आपके मनरेगा में कार्य होते हैं उनका भी जो है वह कार्य की रूपरेखा तैयार कर किया जाता है, और साथ साथ में ग्राम सभा के द्वारा ही सोशल ऑडिट या फिर सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण जो है उसके लिए भी ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम किसका है, पंचायती राज का आता है। इसके बाद में ठोस और जो तरल आपके अपशिष्ट है, जो कचरा है, उसको प्रबंधित करने का भी कार्य किसका है, पंचायती राज विभाग या फिर संस्थाओं का है। इसके अलावा सभी घरों के अंदर शौचालय जो है उनका निर्माण करवाना भी इनकी ही जिम्मेदारी रखी गई है। भले ही आपके पीएम आवास के तहत अलग से पैसे मिलते हो शौचालय के या फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लेकिन निर्माण करवाने का सारा कार्य किसका है, पंचायती राज का है। इसके अलावा विभिन्न जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, ये भी किसका मुख्य जो है वह कार्य है, तो वह भी पंचायती राज विभाग या फिर उनकी संस्थाओं का है। तो मोटे मोटे कार्य है विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, ठोस एवं तरल जो आपके अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करना, शौचालय का घरों के अंदर निर्माण करवाना, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना, सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को मजबूत करना, ये इसके मुख्य मोटे मोटे जो है वह कार्य आपके आते हैं। अभी पेज नंबर 87 के ऊपर जो है वह आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और इसमें आपके लिखा हुआ है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग जो है ये बेसिकली केंद्र सरकार का है, और राजस्थान सरकार के द्वारा भी प्रत्येक, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा ही प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर क्या किया जाता है, आपके वित्त आयोग बनाया जाता है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग बनता है, और प्रत्येक वित्त आयोग की जो अनुशंसा है वह अगले 5 साल तक चलती है। तो वर्तमान में जो भारत के अंदर जिस वित्त आयोग की अनुशंसा चल रही है वह चल रही है 15वें वित्त आयोग की, और राजस्थान में जिसकी चल रही है, भारत में जो चल रहा है 15वां वित्त आयोग, और राजस्थान में कौन सा चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है 6वां वित्त आयोग जो है ये चल रहा है। तो इन दोनों की अनुशंसाएं वर्तमान में चल रही है, हर 5 वर्ष में दोनों के दोनों बनाए जाते हैं। तो जो केंद्र के अंदर 15वां वित्त आयोग बनाया गया है, क्योंकि देखो वित्त आयोग का कार्य होता है पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन, कि राज्यों को कितने रुपए मिलेंगे, और राज्य के जो पंचायती राज है ये बताते हैं कि भाई अपने राज्य का जो वित्त आयोग है ये बताता है कि पंचायती राज को कितना पैसा देना है, और जो आपके नगरीय निकाय है उनको कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर 15वां वित्त आयोग जो केंद्र का है, ये केंद्र वाला वित्त आयोग तो ये बताएगा कि केंद्र सरकार को राज्यों को कितना कितना हिस्सा देना है, और इसकी अवधि क्या है, तो 5 वर्ष है, 2020-21 से लेकर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, यानी कि मार्च 2026 तक जो है वह इसकी अनुशंसा लागू रहने वाली है। तो 2021-22 से 2025-26 तक यह आपके आता है, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर 6ठा राज्य वित्त आयोग जो है वह बनाया गया था प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर, अभी देखेंगे अपन। उसके द्वारा जो है वह 2011 की जनसंख्या और जो आपके जिलेवार भरांक है उसके आधार पर जो है वह इसने जो आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसमें जो पैसों का बंटवारा है उसके बारे में ये बताया है, क्या बताया कि ग्राम पंचायत को 75%, अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 75 रुपए ग्राम पंचायत के पास जाने चाहिए, 20 रुपए जो है वो पंचायत समिति के पास जाने चाहिए, और 5 रुपए जो है वह जिला परिषद के पास में जाने चाहिए। ये किसने बताया, ये आपके 6ठे राज्य वित्त आयोग ने बताया है, ठीक है। और यह किस प्रकार से जो है वह आपके इसमें जो अनुशंसा की गई है यह किस प्रकार से आपके रहने वाली है, तो इसमें देखिए 15वां वित्त आयोग जो है आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 15वां वित्त आयोग है, इसमें आपके डायग्राम बना के भी बताया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि जो भी आपके अनुदान रहने वाला है उस अनुदान का 40% जो है वह तो कैसा रहेगा, बेसिक अनटाइट प्रकार का रहने वाला है, और 60 प्रकार का जो है वह बेसिक टाइट प्रकार का जो है वह अनुदान रहने वाला है। तो ये आपके एक प्रकार से ऐसा अनुदान है जो कि पहले से कुछ फिक्स हो, और एक होता है जो आपके फिक्स नहीं हो। तो दोनों ही प्रकार के इसके अंदर 15वें वित्त आयोग में बताए गए हैं, इसको आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। अभी राजस्थान का जो 6ठा राज्य वित्त आयोग है
जो कि प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से ही बनता है कि राजस्थान का छठा राज्य वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है। दोनों ही सेंटर या फिर स्टेट का जो आपके वित्त आयोग है यह आपके 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, और राजस्थान वाला जो है यह 2020-21 से लेकर 2025-26 तक यह कार्य करने वाला है। 2020-21 से 2025-26 तक यह काम करेगा। इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है ये आपके आरएएस के अंदर पूछा हुआ है, आप तो इसको छोड़िए, आपको जो छठा वित्त आयोग ध्यान रखना है। आरएएस के अंदर पूछा हुआ है 2023 का जो इस बार मेंस हुआ था, उसमें यह 50 शब्दों के अंदर प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि छठे राज्य वित्त आयोग की विशेषताएं लिखिए, ये प्रश्न इस बार पूछा गया था 50 शब्दों में, 5 नंबर में, जो 20-21 जुलाई को आरएएस मेंस हुआ था उसमें। तो उसमें आपको विशेषताएं लिखनी थी। क्या लिखनी थी कि छठा राज्य वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 वर्षों के लिए ये बनाया गया है, जिसकी अनुशंसा 2020-21 से 2025-26 तक लागू रहेगी। उसके बाद में अगला आपको ध्यान देना था, इसकी रिपोर्ट के बारे में बताना था। तो राज्य वित्त आयोग ने यह बताया कि राजस्थान राज्य जो है वह खुद के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व जो है, उस शुद्ध कर राजस्व का कितना प्रतिशत, 6.75% किसको देगी, पंचायती राज और शहरी निकाय को जो है वह इतना इतना देगी। कौन, राज्य सरकार। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह आपके अपडेट था, जो आपको इसमें लिखना था मेंस के अंदर। और जो आपके 6.75 शुद्ध कर राजस्व का है, इसको किस आधार पर बांटा जाएगा, तो हमने 2011 की जनगणना पढ़ी है, उसमें अपन देखते हैं कि 75.1% हमारे यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज है। तो उस 6.75% का 75 पॉइंट जो है वह 10% किसको देना है, पंचायती राज को देना है। जबकि हमारे यहाँ पर शहरी जनसंख्या रहती है 24.9, तो बाकी वाला जो हिस्सा है यानी कि जो 24.9 हिस्सा है इस 6.75 का, वह हमें देना है शहरी निकाय को। इस प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया। और पंचायती राज में भी जो आपके 75.10 आ रहा है इस 6.75 का, उस 75.10 का जो है वह 75% किसको देना है, ग्राम पंचायत को देना है, और 20% किसको देना है, पंचायत समिति को देना है, और 5% किसको देना है, जिला परिषद को देना है। तो इस प्रकार से इनको पैसों को जो है वह बांटा गया है। अगर आप इन चीजों को लिखते उस आरएस मेंस के अंदर 50 शब्दों में, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर जो है वह यहाँ पर मिलने वाले थे। तो प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है, 5 वर्षों के लिए बनाया गया है, 20-21 से 25-26 के लिए। इसने बताया है कि राज्य का जो शुद्ध कर राजस्व है उसका 6.75% हिस्सा जो है वह पंचायती राज और शहरी निकाय को देना पड़ेगा। और 6.75 को अगर 100% माना जाए तो 75.1 तो पंचायती राज के लिए है, 24.9 है शहरी निकाय के लिए, और जो 75.10 है जो पंचायती राज का, इसमें से भी 75% तो ग्राम पंचायत को देना है, 20 देना है पंचायत समिति को, और 5 देना है जिला परिषद को। इस प्रकार से ये 2011 की जो जनगणना है उस आधार पर इसको जो है वह वितरित किया गया है या फिर बांटा गया है। ठीक है। अब अपने कुछ योजनाएं आती हैं जिनके ऊपर अपन विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है आपके स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा, ग्रामीण आता है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया गया है, 2 अक्टूबर 2014 के दिन जो है वह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया। एक डेट आपको पूछी जाती है कि राजस्थान जो है यह ओडीएफ कब घोषित किया गया, यानी कि राजस्थान जो है ये खुले में शौच मुक्त या फिर ओडीएफ कब घोषित किया गया, तो वो डेट याद रखनी है 31 मार्च 2018। ओडीएफ का मतलब क्या होता है, दो शब्द आएंगे आपके सामने, एक तो आता है आपके ओडीएफ और एक आता है ओडीएफ फ्री, सॉरी ओडीएफ प्लस, ये दो शब्द आते हैं। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले के अंदर क्या होनी चाहिए, आपके शौच मुक्त होनी चाहिए, जो वहां पर भी लिखा हुआ है। तो ओडीएफ का मतलब तो हो गया खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। जबकि इस प्लस का मतलब क्या, तो ओडीएफ प्लस का मतलब यहां से यहां तक तो ये सेम ही है, खुले में शौच मुक्त प्लस इसके अलावा दो चीजें और होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए क्या, जो आपके गीला और जो आपके ठोस जो कचरा है उस कचरे का क्या होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस का जो है वह दर्जा दे दिया जाता है। तो राजस्थान को ओडीएफ, यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान को ओडीएफ का दर्जा कब दिया गया था, 31 मार्च 2018 को दे दिया गया था ओडीएफ का, यानी कि राजस्थान खुले में शौच मुक्त हो चुका है वर्तमान में।
लेकिन इसका जो सेकंड चरण शुरू किया गया था उसमें ODF प्लस का कॉन्सेप्ट आता है, और सेकंड फेज इसका कब शुरू होता है, 2020-21 के अंदर सेकंड फेज शुरू होता है, जो कि 5 वर्षों के लिए रखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, इस सेकंड फेज का उद्देश्य था एक तो गांवों के अंदर शौच मुक्त जो है वह स्थिति बनाए रखना है, जो कि चूंकि राजस्थान ODF हो ही गया था तो गांवों में खुले में शौच मुक्त रखना है। और दूसरा ये था कि गांवों के अंदर जो ठोस और जो तरल आपके अपशिष्ट है, जो कचरा है, उसका प्रबंधन करना है। और ऐसा गांव जो कि ODF तो है ही, खुले में शौच मुक्त तो हो ही रखा है, साथ साथ में अगर वहां पर ठोस और तरल जो कचरा है उसका अगर प्रबंधन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उस गांव को क्या कहा जाता है, उस गांव को कहते हैं ODF प्लस गांव। तो राजस्थान को जो है वह ODF प्लस बनाना इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर 2014 है, 31 मार्च 2018 के दिन इसको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। सेकंड फेज के अंदर ODF प्लस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें ODF के साथ साथ में क्या चाहिए, ठोस और जो आपके गीला या तरल जो कचरा है उसका प्रबंधन भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपके आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन। अभी अपन बात करते हैं थोड़ा सा जो अपने स्वच्छता के बारे में, जो आर्थिक समीक्षा के अंदर हमें दिए गए आंकड़े हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अगर आप अपने बुक के अंदर देखेंगे तो पेज नंबर जो है वह 88 के अंदर नीचे की तरफ आपको बताया गया है कि वास्तविक प्रदर्शन एवं उपलब्धियां, यानी कि 2023-24 के आधार पर, यानी कि मार्च 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर अगर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर कैसा प्रदर्शन रहा है और क्या क्या उपलब्धियां हमने प्राप्त करी है, वह सारी की सारी इसमें बताई गई है। तो सबसे पहला तो आता है आपके कौन सा, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय। आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर पर शौचालय बनाने के लिए सरकार जो है वो पैसे देती है, चाहे वह BPL हो, चाहे APL हो, SC ST हो, लघु एवं सीमांत किसान हो, भूमिहीन मजदूर हो, विकलांग हो, महिला मुखिया हो, इन सभी को ही सरकार जो है वह शौचालय निर्माण के लिए कितने रुपए देती है, 12,000 रुपए जो है वह सहायता राशि देती है। और यहाँ पर ये तो हो गया प्रदर्शन की बात। अभी उपलब्धियां क्या है, तो राजस्थान के अंदर 2023-24 वित्त वर्ष के अंदर आंकड़ा ये आता है कि यहाँ पर 1,06,507 जो है वह शौचालयों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ये आपकी उपलब्धि है राजस्थान की कि यहाँ पर 1,06,000 के आसपास शौचालयों का निर्माण करवा दिया गया है। तो एक तो हो गया व्यक्तिगत शौचालय। दूसरा आता है आपके सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, यानी कि जो कि ऑल ओवर सभी लोगों के यूज में आता है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ध्यान देना है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो आपके विशेष योग्य जन व्यक्ति है, जो आपके वरिष्ठ जन है, उन सभी के लिए जो है वह सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से, कितने रुपए की लागत से, 3 लाख रुपए की लागत से जो है वह सामुदायिक जो आपके स्वच्छता केंद्र है उसका निर्माण करवाया जाएगा। ये इसके अंदर आपको बताया गया है। और नोट लगाकर अगर आप देखेंगे तो नीचे नोट लगाकर एक लाइन लिखी हुई है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 27,391 गांव जो है यह राजस्थान में क्या हो गए हैं, ODF प्लस हो गए हैं। तो अगर आपको कोई पूछा कि राजस्थान ODF हो गया है कंप्लीटली या फिर ODF प्लस हो गया है, तो कंप्लीटली तो राजस्थान 31 मार्च 2018 को ODF घोषित हुआ था, लेकिन राजस्थान के 27,391 गांव जो है वह ODF प्लस घोषित हुए हैं। तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछने जाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। अभी यहाँ से आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके चीजें, जिसमें एक आता है पंचायत पुरस्कार। देखिए पंचायत पुरस्कार जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए जाते हैं। जो भी आपके पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, जो अच्छा प्रदर्शन करती है, जो अच्छा कार्य करती है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो है वह सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपके कौन सा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, जिसको NPA बोला जाता है, नेशनल पंचायत अवार्ड के नाम से ये जाना जाता है। ये कौन देता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वह इसको देता है। और कब देता है, तो पंचायती राज मंत्रालय पंचायत का जो पुरस्कार है यह कब देता है, तो हर वर्ष पंचायती राज दिवस कब आता है, 24 अप्रैल के दिन आता है, उस दिन इसको दिया जाता है। अब आप देखेंगे इसमें कुछ श्रेणियां लिखी हुई है। ये जो श्रेणियां हैं ये बेसिकली इस पंचायत के अलग अलग टाइप है कि किस किस श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, सबसे पहला तो आता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार, यानी कि ऐसी पंचायत जो कि क्या कर रही है, सतत विकास कर रही है अपना, तो उसके लिए जो है वह ये अवार्ड दिया जाता है। और यह बेसिकली अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पंचायत पुरस्कार, तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको आंसर राइट कर सकते हैं 50 वर्ड्स में। बाकी यहाँ से वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, ध्यान रखना।
तो एक तो देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है वह कौन कौन सी पंचायतें हैं, उनके लिए 3 ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय, 3 ही ब्लॉक पंचायत यानी कि पंचायत समिति को दिया जाता है, और 3 ही आपके जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद को दिया जाता है। इस प्रकार से 3-3 को जो है यह अवार्ड दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद में अगला आता है विशेष श्रेणी के अंदर। विशेष श्रेणी के जो पुरस्कार है इसमें सबसे पहले तो आता है आपके कौन सा, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत अवार्ड, यानी कि यह ग्राम ऊर्जा यानी कि ऐसा आपके पंचायत जहां पर ऊर्जा के संसाधनों का विकास बहुत अच्छे से किया गया है। तो देश की 3 जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत हैं किस मामले के अंदर, आपके किसके मामले में है, ऊर्जा के नवीनीकरण जो स्रोत है उसको अपनाने के मामले में, उसको दिया जाता है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। उसके बाद में अगला आता है कार्बन न्यूट्रल पंचायत पुरस्कार। ये भी बेसिकली अवार्ड दिया जाता है किसके अंदर, ऐसी ग्राम पंचायत जो कार्बन न्यूट्रल है, यानी कि जहां पर कार्बन का जो है वह उत्सर्जन सबसे कम हो रहा है, ऐसी ग्राम पंचायत जो है वह देश में सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायतों का या फिर 3 पंचायतों का इसमें चयन किया जाता है। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है किस किस आधार पर यह दिया जाता है। अब आता है राजस्थान जो है ये विभिन्न श्रेणियों के अंदर क्या करता है, अपने अपने अवार्ड देता है या फिर अनुशंसा जो है वह इस बार की गई है। तो राजस्थान के अंदर मिला किसी भी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद को नहीं है, लेकिन इस बार जो है अनुशंसा राजस्थान से 12 ग्राम पंचायतों की गई थी। किसके लिए, दीनदयाल जो उपाध्याय सतत पुरस्कार है उसके लिए 12 जो है वह ग्राम पंचायत के नाम भेजे गए थे। ग्राम ऊर्जा स्वराज के लिए 2 के भेजे गए थे, कार्बन न्यूट्रल के लिए 2 के भेजे गए थे। लेकिन नीचे एक नोट लगा के एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान के अंदर किसी भी पंचायत को जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए जो है वह अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है, किसी के लिए नहीं मिला है। भले ही यहाँ से नाम जरूर भेजे गए थे, नॉमिनेट जरूर किए गए थे, लेकिन जो आपके अवार्ड है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टाइप के अवार्ड है जो आप देख सकते हैं। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, पेज नंबर अपन आएंगे 90 के ऊपर। 90 में आपके लिखा हुआ है पंचायत विकास योजना। अभी कुछ योजनाएं आएगी छोटी छोटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना बनने वाली है। देखिए 2015 के अंदर एक योजना की शुरुआत होती है जिस योजना का नाम है पंचायत विकास योजना, पीडीपी, पंचायत डेवलपमेंट आपके पॉलिसी। ये बेसिकली क्या है, आपके पंचायत विकास यानी कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है या फिर आपके जो पंचायती राज है ऑल ओवर, जिसमें त्रिस्तरीय अपन व्यवस्था पढ़ते हैं, उन तीनों के ही विकास के लिए ये योजना आती है, जो कि 2015 के अंदर पंचायती राज जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लाया जाता है। और इसके लिए क्या लक्ष्य रखा जाता है वो आपके सामने इसमें लिखा हुआ है कि 2023-24 जो इस वाला वित्त वर्ष है मार्च 2024 तक, इसके लिए जो भी विकास योजनाएं हैं उन विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मिशन जो है या फिर एक अभियान जो है वो चलाया गया है, जन योजना अभियान 2022। और ये जन योजना अभियान 2022 जो है यह आपके 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ये चलाया गया था। ठीक है ना, और इसके लिए इसके तहत यानी कि इस अभियान के तहत सबकी योजना सबका विकास, इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी चलाया गया था। तो ये तो आपके आता है पंचायत विकास योजना 2015 में शुरुआत होती है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा होती है, और इसके तहत जन योजना अभियान हर वर्ष चलाया जाता है। और जन योजना अभियान जो 2022 का था वह 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलाया गया था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह आपके ये रहने वाला है, जन योजना अभियान 2023 जो है ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कब आयोजित किया गया, 2 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, यहाँ तक आपके जन योजना अभियान 2023 जो है वह चलाया गया था। और इसमें वही कार्यक्रम चलता है इस अभियान के तहत, सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम, जो कि 2024-25 के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये इसमें एक अभियान आता है जो आपको मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला आती है आपके स्वामित्व योजना, इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना आरएस 2023 जो इस बार मेंस हुआ था जुलाई के अंदर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 50 शब्दों में। अब आप कहेंगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, तो आप चाहे तो आरएस मेंस का पेपर उठा के देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, राजस्थान इकोनॉमी और इंडिया इकोनॉमी, उसमें ये सारे के सारे प्रश्न पेपर फर्स्ट के अंदर ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, अगर मैं कहीं पर भी कुछ भी आपको बता रहा हूं तो स्वामित्व योजना इस बार आरएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। इसमें 3 विभाग जो है वो मिलते हैं आपस में। तो पहला प्रश्न तो आता है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 24 अप्रैल 2020 के दिन इसकी शुरुआत होती है। 24 अप्रैल को आता है पंचायती राज दिवस, 2020 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें 3 विभाग मिलते हैं और 3 विभाग मिलकर 3 काम करते हैं, उस आधार पर इसमें 3 विभागों का विलय होता है। सबसे पहला तो आता है पंचायती राज विभाग,
पंचायती राज विभाग क्यों आता है? क्योंकि इसमें कार्य जो है वह पंचायती राज विभाग करेगा। दूसरा आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दूसरा कौन सा आता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये क्यों आया? तो ये बेसिकली क्या करेगा आपके, ये जो है आपके ड्रोन के माध्यम से क्या करेगा, जो आपके क्षेत्र है, जो आपके आबादी वाले क्षेत्र है, उनकी मैपिंग करने का कार्य कौन करेगी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। इसलिए ये आया है। पंचायती राज विभाग इसलिए आया है क्योंकि पंचायती राज विभाग का जो है उसमें कार्य आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी तरह से मैनेज करेंगे। अभी आगे मैं बता दूंगा। और तीसरा विभाग आता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग क्या करेगा? जो आबादी वाले आपके क्षेत्र है उनके लिए पट्टे जारी करने का काम उस आपके मैपिंग के आधार पर कौन करेगा? राजस्व विभाग। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की जाती है। 3 विभाग इसमें शामिल है, पंचायती राज विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है और राजस्व विभाग आता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस के अंदर आपको इसको पूरा लिखना था, बहुत अच्छे से आप इसमें लिख सकते थे। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है, जो आपके 2 नंबर वाला मैंने लगा रखा है, इस विभाग का काम क्या होगा? तो ये विभाग बेसिकली जो भी आपके राजस्थान के अंदर गांव है या पूरे भारत के अंदर जो गांव है, उन गांवों के अंदर जो आबादी वाला क्षेत्र है उसका मानचित्र ड्रोन के माध्यम से ये तैयार करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम तो ये होगा कि गांवों के अंदर आबादी वाले क्षेत्र का मानचित्र के आधार पर जो है वह तैयार करना है पूरा का पूरा। फिर दूसरा काम आता है आपके राजस्व विभाग का। तो इस मानचित्र के आधार पर जो है संबंधित जो भी ग्राम पंचायत है उसको व्यक्तियों को पट्टे जारी करने का जो काम है ये कौन करेगा? ये आपके राजस्व विभाग करेगा। ठीक है ना? ये कार्य किसका है? आपके राजस्व विभाग का है। और जो आपके मैपिंग का काम है वो किसका काम है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का आ जाता है। और पंचायती राज, चूंकि पंचायतों के अंदर ग्राम पंचायत इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, आपके ग्राम पंचायत इन्वॉल्व होने के कारण पंचायती राज विभाग खुद आ जाता है इसमें। राजस्थान के कितने जिलों के अंदर कार्य पूर्ण हो चुका है? तो राजस्थान के 7 ऐसे जिले हैं जिनमें कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है। तो आरएस मेंस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको विशेषताएं लिखनी थी, कब शुरू होती है, संबंधित विभाग कौन कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, और राजस्थान में कितने जिलों में कार्य पूरा हो गया है। अगली एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना आती है जो आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। योजना का नाम आता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। आप सभी को पता है कि जब आपके अशोक गहलोत जी थे, क्योंकि वसुंधरा जी जब थी तब उन्होंने एक योजना शुरू करी थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि आपके 8 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता देती थी। फिर आपके सरकार चेंज हुई, गहलोत जी आए, गहलोत जी ने उसका नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया। और वापस बीजेपी की सरकार आई तो भजनलाल जी ने उसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। क्योंकि यह पहले केवल शहरी क्षेत्र में ही रहा करती थी, लेकिन अभी जब गहलोत जी ने वापस इसको थोड़ा बहुत अपडेट किया था जाने से पहले, तो उस समय उन्होंने इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी इस योजना को लागू कर दिया कि जो भी ग्रामीण कस्बे हैं वहां पर भी अब जो है वह रसोई योजना चलेगी, जिसके तहत 8 रुपए में खाना और 5 रुपए के अंदर क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो ये आपके किशन अशोक गहलोत जी ने इसको शुरू कर दिया था। साथ साथ में ये भी कहा था कि अब बाजरे का जो है वो भी प्रयोग किया जाएगा इसमें, वगैरह वगैरह। अब जो है आपके बीजेपी सरकार आई है वापस, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो पहले इंदिरा रसोई योजना हुआ करती थी उस योजना का नाम बदलकर और आपके क्या कर दिया गया, 10 सितंबर 2023 के दिन जो है वह एक योजना लॉन्च कर दी जिसका नाम पहले इंदिरा रसोई हुआ करता था, और 10 सितंबर 2023 से इसको श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में जो है वह कह दिया गया। क्या कह दिया? श्री अन्नपूर्णा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये जो है आपके 10 सितंबर 2023 को जो है वह आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया था। माफ करना, नाम जो है वो अभी चेंज किया गया था जनवरी 2024 में। तो 10 सितंबर 2023 के दिन इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, और इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का नाम जो है वह जनवरी 2024 में बदलकर और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया था। ठीक है, ये आपकी योजना आती है। अब इस योजना के अंदर क्या क्या प्रावधान है उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि यह पहले केवल नगरीय निकायों के अंदर ही चलती थी, लेकिन गहलोत जी ने इसको सितंबर 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इस परियोजना को शुरू कर दिया। जो भी आपका कार्य होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वह काम करने वाली संस्था कौन सी है, जिसकी अपन ने सबसे पहले जो है वह जाना था, वह संस्था है आपके राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसके द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और संचालन ये किसके माध्यम से करवाएगी? तो महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से, यानी कि महिला ही इसमें रहेगी, वही इसमें क्या करेगी, खाना पकाएगी, वही इसमें बेचेगी। सारा का सारा जो टेंडर है वो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाने वाला है।
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधा सा ही है भाई, 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि लोग भूखे नहीं रहे, सरकार कुछ सहयोग करके और भूखों को जो है वो खाना उपलब्ध करवा रही है। तो स्थानीय जो भी आपके लोग हैं उनको पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक जो है वो भोजन किफायती दर के ऊपर मिल जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य आता है। इसमें प्रावधान क्या रखा गया है? तो प्रावधान है कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से वर्तमान में टोटल कितनी रसोइयां हैं? तो 982 जो रसोइयां हैं उनके माध्यम से दिन का भोजन और आपके रात का भोजन जो है वह उपलब्ध करवाना इसका मुख्य आपके प्रावधान रखा गया है। अभी आपको अगला प्रश्न जो है वह इसमें पूछा जा सकता है, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो इस बार इसमें टारगेट रखे गए हैं कि आपके जो दोपहर का भोजन है और रात्रि का भोजन है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में ये कर दिया गया है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो दोपहर का भोजन है उसमें भी मैक्सिमम 100 थाली एक दिन में जो है वह मिलेगी, और आपके रात्रि के भोजन में भी 100 थाली मैक्सिमम मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर जो है वह कंडीशन रखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आपके भोजन मिलेगा वो 100 थाली फिक्स है, दिन की भी 100 थाली, रात की भी 100 थाली भोजन की फिक्स है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है, जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो प्रश्न ये आता है कि इसमें जो थाली की रेट है वो कितनी है? तो थाली इसमें 30 रुपए की है। कितने की है? 30 रुपए की इसमें थाली है। 30 रुपए की इसमें थाली है। 30 रुपए में से 8 रुपए जो है वह तो खाने वाला देगा, और 22 रुपए जो है वह कौन देगी? सरकार। तो ये पैसे देने वाली है सरकार। अगर आपको पूछ लिया जाए कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में सरकार के द्वारा अनुदान राशि कितनी है, तो आंसर होगा 22 रुपए। और जो आपको भोजन मिलेगा वह आपको 5 रुपए के अंदर मिलने वाला है। और 30 रुपए किसकी रेट है? आपके पूरे के पूरी थाली की जो रेट है वह 30 रुपए आती है। ये आप इसे ध्यान रख लेना है, यह आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। तो ये आपकी योजना थी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपन ने पढ़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना आती है जो आपके एग्जाम में पूछने लायक है। अब इसमें जो आपके थाली मिलती है 30 रुपए की, जो आपको 8 रुपए में प्राप्त होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें मिलती है? तो इसमें जो है वह आपके टोटल जो है वह 600 ग्राम भोज्य सामग्री मिलती है। आपको 600 ग्राम याद रखना है। बाकी अगर किसी एक स्पेशल अगर एग्जाम हो जाता है किसी आपके इसका डिपार्टमेंट वाइज, तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है कि इसमें 600 ग्राम में भी क्या क्या मिलता है। तो 300 ग्राम की तो मिलती है सबसे पहले चपाती, ठीक है, 300 ग्राम की तो क्या है? चपाती है। 100 ग्राम की दाल है, 100 ग्राम की सब्जी, तो 500 ग्राम तो यही हो गया। पीछे 100 ग्राम बच रहा है। उस 100 ग्राम के अंदर जो है वह आपके रखे गए हैं चावल, या फिर आपके जो खिचड़ी आती है मिलेट्स की, यानी कि मोटे अनाज की जो खिचड़ी आती है वह इसमें रखी गई है, और साथ में अचार जो है वो आपको फ्री में। तो 600 ग्राम जो है वह इसमें क्या किया गया है? भोज्य पदार्थ को रखा गया है। तो 600 ग्राम आपको 8 रुपए में आपको मिलेंगे। 22 रुपए सरकार खुद देगी, टोटल 30 रुपए की थाली हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह की शाम की 100 थाली फिक्स कर रखी है, ठीक है ना। 982 वर्तमान में रसोइया चल रही है। राजीविका इसको संचालन करेगा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। और इस योजना की अगर अपन बात करें तो 10 सितंबर 2023 को इसको ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया गया, जिसका पहले नाम इंदिरा रसोई योजना जो है वह हुआ करता था। और 31 मार्च 2024 तक के अपने पास में आंकड़े हैं कि राजस्थान के अंदर 1.68 करोड़ जो है वह भोजन जो है वह लोगों को परोसा जा चुका है। और कुल भोजन की क्षमता हमारी कितनी है? तो 99.5% जो है वह हमारी भोजन की क्षमता आती है, ठीक है। अगली एक और स्कीम आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पुरानी योजना है इसलिए ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि खत्म भी हो चुकी है। इसका कुछ चरण जो है वो वापस भी शुरू किया गया है। योजना की शुरुआत होती है 2018-19 के अंदर। ग्राम स्वराज के अंदर जो है वह चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, इसलिए पंचायती राज जो विभाग है आपके मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया 2018-19 में। 31 मार्च 2022 तक इस योजना का जो है वह टाइम पीरियड रखा गया था। लेकिन बाद में इस योजना का नाम वापस बदल दिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है आपके पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तो वो का वही है, केवल एक शब्द जोड़ा गया है जिसका नाम है पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान जो आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आपके ग्राम स्वराज योजना है, इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो इसकी योजना की शुरुआत होती है आपके 31 मार्च 2026 तक ये योजना रहने वाली है। तो वापस देख लीजिए, इस योजना में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 2018-19 के अंदर शुरू होती है। पहले चरण के अंदर 31 मार्च 2022 तक ही रखते हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। फिर इस योजना के आगे एक शब्द जोड़ते हैं पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और फिर इस योजना का टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अभी ये 1.5-2 साल रहने वाली योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो आपके ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो,
उनको क्या करना है, सुदृढ़ करना है, यानी कि उनको मजबूत करना है। साथ साथ में जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, या फिर आपके जिला प्रमुख हो, उनको क्या करना है, प्रशिक्षण देना है, ताकि वो उनके कार्य के प्रति जो है वह जागरूक हो कि हमारे कार्य कौन कौन से हैं। के लिए केंद्र और राज्य जो है वह 60 और 40 का जो है वह इसमें रेशो रखती है। इस प्रकार से इसमें योगदान मिलता है। तो आपको तो ये प्रश्न जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके एक योजना आ जाती है। अगली आती है विलेज मास्टर प्लान। अगली योजना कौन सी आती है, विलेज मास्टर प्लान आती है। पेज नंबर 92 से जो है वो अपन देख रहे हैं आगे। 92 के ऊपर है विलेज मास्टर प्लान। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी योजना, ये ग्रामीण क्षेत्र को यानी कि विलेज को क्या करना है, किस प्रकार से डेवलप करना है बहुत अच्छे जो है वह अवसंरचनात्मक दृष्टिकोण से। तो उसके लिए एक प्लान बनाने के लिए ये योजना जो है वह लाई गई है। बेसिकली इस योजना के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो नियोजित विकास, कहने का मतलब पूरा को पूरा प्री प्लान करके जो है वह विकास किया जाएगा। इसके लिए जो भी राजस्थान के अंदर जो आपके ग्राम है, यानी कि जो गांव है, उनके अंदर आवासीय क्षेत्र, कि भाई गांवों के अंदर मकान किस डिजाइन के अंदर बनने चाहिए, किस प्रकार से बनने चाहिए। जैसे कि अपन सिटी के अंदर देखते हैं भाई, कॉलोनी के अंदर मकान बनते हैं, यहाँ पर सीवरेज होना चाहिए, यहाँ पर जो है वह गार्डन होना चाहिए। उस प्रकार से जो है वो इसमें ये पूरा का पूरा लक्ष्य रखा जाता है। और इसके लिए जो आगामी 30 वर्ष है, यानी कि 2025 तक, 2020 में इसकी शुरुआत होती है, और 2020 में शुरुआत होती है, 2050 तक जो है वह अगले आने वाले 30 वर्षों के अंदर इसका टाइम पीरियड रखा गया है कि राजस्थान के गांवों के अंदर जो आवासीय क्षेत्र है उसके लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से क्या करना है। और इसका जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज जो है, उस फर्स्ट फेज के अंदर 10,000 से अधिक जो आपके आबादी वाले गांव है, लगभग कितने गांव हैं, 110 गांव है ऐसे, जिनका चयन किया गया है। और वहां पर एक ऐप भी तैयार करवाया गया है कि वहां पर आवासीय क्षेत्र जो है वह इस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये विलेज मास्टर प्लान के रूप में आता है। 2050 तक इसका लक्ष्य है, 30 वर्षों का। और अभी 10,000 से अधिक गांव आबादी वाले जो गांव है 110, उनका इसमें चयन किया गया है। अगला आता है आपके अंबेडकर भवन। अगला आता है आपके अंबेडकर भवन। देखिए अंबेडकर भवन चूंकि पिछली वाली सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, बजट 2019-20 के अंदर अंबेडकर भवन की घोषणा की गई थी। अंबेडकर भवन जो है वो कहाँ पर बनेगा, तो इसके लिए बताया गया है कि अंबेडकर भवन जो है वह आपके जो आपके ग्रामीण वाले क्षेत्र है, उन ग्रामीण वाले क्षेत्रों में बनेंगे। क्योंकि नगर निगम सिटी का है, नगर परिषद सिटी का है, नगर पालिका सिटी का है, तो सिटी वाले जितने के जितने नगर निकाय है उनको छोड़ दीजिए, और बाकी जो भी आपके पंचायत समिति वाले जो भी मुख्यालय हैं, वहां पर इनका निर्माण करवाया जाएगा। तो अपन 3 स्तर देखते हैं। अपन पहला देखते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तो पंचायत समिति स्तर के ऊपर अंबेडकर भवन जो है बनाए जाएंगे। 2019-20 में इसकी घोषणा की गई, बस इतना ही है, बाकी आपको आगे नहीं जाना है। अगला आता है आपके प्रशासन गांव के संग। प्रशासन गांव के संग अभियान, आप सभी को पता है कि पिछले से पिछले साल जो है वह प्रशासन गांव के संग अभियान जो है वो चलाया गया था, जिसमें सारे के सारा प्रशासन जो है वह 2 दिन के कैंप के अंदर गांव के अंदर जाकर बैठते थे। चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सारे के सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो गाँव में 2 दिन के लिए बैठते थे। जो आपके कैंप लगाए गए थे प्रशासन गाँव के संग, और उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को चक्कर नहीं निकालना पड़े जो आपके ऑफिस वगैरह है, और उनको तुरंत वहीं पर ही उनके पट्टे मिल जाए, उनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु का, विवाह का, ये सारे के सारे प्रमाण पत्र जो है वह उनको हाथों हाथ जारी हो जाए। इसके लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाया गया था। और इसका पहला ही फेज चलाया गया 24 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2000 आपके 23 तक, यानी कि राजस्थान के अंदर अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर जो है यह आपके प्रशासन गाँव के संग अभियान चला था। और इस अभियान के तहत सरकार के द्वारा लगभग 96,113 तो पट्टे जारी करवाए गए थे, लगभग 96,019 के आसपास जन्म, मृत्यु और अन्य प्रमाण पत्र जारी करवाए गए थे। और इसके अलावा स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण है उसके अंदर लगभग आपके लगभग जो है वह 20,000 के आसपास जो है वो आपके क्या करवाए गए थे, शौचालय जो है उनके निर्माण का भुगतान जो है वो इसमें करवाया गया था। 2.968 जो है ये आपके 20,968 के आसपास जो है वो शौचालयों का जो निर्माण का जो भुगतान है वो इसमें करवाया गया था, जिनके निर्माण हो चुका था। यहाँ पर आप जीरो कर लीजिए, ठीक है ना, 20,968। अगला आता है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे आपके गहलोत जी ने दिमाग लगाकर और प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया था, उसी की तर्ज के ऊपर जो है वह केंद्र सरकार ने दिमाग लगाया और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले क्या कर लिया, विकसित भारत, यानी कि मोदी जी का लक्ष्य है कि हम भारत को जो है वह आजादी के जो 100 वर्ष होंगे 2047 में, तब तक हम क्या कर देंगे, भारत को एक विकसित भारत के रूप में या फिर विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से जो है वह एक योजना आपके जो है वह आपके कैंप वाली, जैसे कि आपके प्रशासन गांव के संघ थे, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वह आपके 16 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक, यहां से लेकर यहां तक जो है वह आपके क्या किया गया, यह विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई। इसमें भी सारा का सारा कार्य लगभग वैसा का वैसा ही था, और सारे के सारे ग्राम पंचायत जो आपके मुख्यालय थे वहां से इसको शुरुआत किया गया था। और इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो रखी गई थी, जैसे कि इसमें स्वास्थ्य की जांच होगी और आयुष्मान कार्ड उसमें जारी किया जाएगा, चिकित्सा विभाग इसका कार्य करेगा, ठीक है ना। पीएम उज्ज्वला, जिसमें गैस की जो है वो आपको एलपीजी कनेक्शन मिलता था, तो गैस की जो कंपनियां है वो इसमें वहां पर उपस्थित रहेगी। बीमा की जो भी आपके बीमा वाली योजना है उसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स यहाँ पर रहेंगे। माई भारत वॉलियंटियर्स खेल विभाग जो है वो यहाँ पर रहेगा। प्रश्नोत्तर के लिए पंचायती राज विभाग ये कार्य करवाएगा। तो ये विभिन्न जो है वह आपकी गतिविधियां थी, और उनके संबंधित जो भी आपकी विभाग या संस्था है वो वहां पर उपस्थित रहती थी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से डेट ध्यान रखना है। आरएस मेंस के हिसाब से जो है वह अगर आप लिखना चाहो तो इसमें से 15 शब्दों के अंदर एक आंसर राइटिंग कर सकते हो, जिसमें आपको डेट लिखनी है, किस स्तर पर ये हो रही है और कौन कौन सी इसमें गतिविधियां, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। इसमें आप दो फैक्चुअल चीजें याद रख सकते हो, नीचे नोट लगाकर लिखा हुआ है। एक तो पूरी की पूरी जो यात्रा थी यह राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर रहा था पूरे के पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में। और दूसरा जो आपके पीएम मोदी जी है, इन्होंने राजस्थान के अंदर कोटा और डूंगरपुर इन दो जगह पर ऑनलाइन संवाद किया था। वैसे संभावना कम है कि यह प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद में अगली योजना आती है आपके घर घर तिरंगा योजना। आप सभी को पता है जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने हर 15 अगस्त के आसपास या फिर 26 जनवरी के आसपास जो है वो आपके एक तिरंगा के लिए जो है वह आपके क्या करवाया जाता है, कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है, जो कि आपके लगभग उससे 2 या 3 दिन पहले शुरू होता है। तो 13, 14 और 15 कब कब, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त, इन 3 दिन तक जो है वह घर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है ये शुरुआत करवाया जाता है। और घर घर तिरंगा जो है ये कार्यक्रम जो है ये बेसिकली 13 से लेकर 15 अगस्त 2023 को भी चलाया गया था। अभी जो है वो 13 से 15 अगस्त 2024 में भी चलाया गया था। इसको चलाने वाला कौन है, तो पंचायती राज संस्था या पंचायती राज जो विभाग है उसके द्वारा ही ये कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायती जो है वो तिरंगों का वितरण करेगी इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है। अगला आता है ग्रामीण आधारभूत जो संरचना है उसकी बात आ जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहो देख सकते हो। वैसे अपन अलग से पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरे जो आधारभूत संरचना है कि भाई हमारी कितनी ग्रामीण सड़कें हैं, कितनी नेशनल हाईवे हैं, वो सारा का सारा अपन वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर जो भी 500 से अधिक जनसंख्या वाले जो भी आपके गांव थे उन गांवों को जोड़ा गया था किससे, आपके राज्य सड़क निधि से। और ऐसे गांव कितने थे, तो 153 गांव थे जिनको राज्य सड़क निधि से जोड़ा गया। तो ये वनडे एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है गांवों की संख्या, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगली एक इंपॉर्टेंट संस्था आती है जिसका नाम है RUDA, रूडा, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी इसको कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी गैर कृषि के कार्य होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे कृषि के ही कार्य होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई गैर कृषि का कार्य करना चाहता है तो उसके लिए विकास अभिकरण यानी कि उसके लिए एक ऐसी एजेंसी स्थापित कर रखी है राजस्थान सरकार ने, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों के लिए कार्य करने वाली है। सबसे पहला प्रश्न आता है रूडा की स्थापना कब होती है, 1995 के अंदर रूडा की स्थापना होती है। ये एक स्वतंत्र अभिकरण या फिर एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, तो यह गैर कृषि जो आपकी गतिविधियां है उसमें लोगों को रोजगार देता है। जैसे कि कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, तो रूडा 3 मुख्य रूप से कार्य करता है। जैसे कि चमड़ा के क्षेत्र के अंदर अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, क्योंकि चमड़ा जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर कोई ऊन और वस्त्र में काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि वो भी आपके कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर कोई लघु खनिज का कार्य करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर रूडा कार्य करवाता है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देता है। चमड़ा, ऊन और आपके लघु खनिज जो है वह इसमें आता है। साथ साथ में आपको पता ही होगा कि रूडा के द्वारा जो है वह जीआई टैग दिलवाया जाता है। जैसे बीकानेरी भुजिया को है, कोटा डोरिया को है, मकराना मार्बल को है, इनको क्या प्राप्त है, जीआई टैग। तो जीआई टैग जो है वो पंजीकरण का कार्य भी राजस्थान में कौन सी संस्था करती है, रूडा करती है। तो इस प्रकार से ये आपके पेज नंबर जो है वो 93 तक आपके पूरा का पूरा मटेरियल हो जाता है। अब पेज नंबर आप 94 और 95 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वह आपके अभ्यास प्रश्न जो है वह इसके अंतर्गत दिए हुए हैं, जो कि अपन इसमें देखने वाले हैं।
ठीक है ना। तो अभ्यास प्रश्न आप एक बार इसमें से देख के और निकाल लेना है जो भी आपके प्रश्न रहे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है वह बजट 2024-25 से कोई अपडेट नहीं है। इस वजह से बजट का अगर अपडेट नहीं है तो वो अपन इसमें अभी अपन जो है वो यहाँ पर ये समाप्त होता है चैप्टर। आगे अपन जो भी चैप्टर देखेंगे उस चैप्टर के अंदर जो है वह अपना रहने वाला है औद्योगिक विकास का। तो औद्योगिक विकास का जो आपके बजट से जो अपडेट है वो अपन वहां पर देख लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई अपडेट नहीं है। तो पेज नंबर 93 तक अपन ने मैटर कर लिया है। उसके आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है और आरएस मेंस के प्रश्न है, वो आप करके और अपनी जो है वो तैयारी को एक बार देख लीजिए। बाकी अपन ने जो है वह इस चैप्टर को पूरा का पूरा जो बुक है उसके माध्यम से अध्ययन किया है। और बुक के अंदर मैंने आपको बताया भी है, ऊपर लिखा हुआ भी है, एक लाइन भी लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है वह आप बुक का अध्ययन निःशुल्क कैसे करेंगे, यूट्यूब के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं, जो अपन कर ही रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24, बजट 2024-25 पूरा का पूरा अपन निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए आप केवल इस बुक को खोल कर बैठ जाइए अपने सामने, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको हाईलाइट करते रहना है। ये अपनी पुस्तक जो है वो मार्केट में आ चुकी है, आप ले सकते हैं। ऑफलाइन भी जाकर ऑनलाइन भी जो है वह आप ले सकते हैं। बुक माई पिक है, अपना बुक स्टोर है, और भी बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको मिल जाएगी। आप सीधा गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमिक सर्वे बुक, तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली लिंक मिल जाएंगे, अन्यथा टेलीग्राम पर भी लिंक डाले हुए हैं। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, यूट्यूब के ऊपर अपन बुक का अध्ययन कर रहे हैं। आगे अपन चलकर जो है वह चैप्टर नंबर 4 जो अपना औद्योगिक विकास वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत अपन करेंगे। अब आपको निरंतर जो है वो क्लासेस चैप्टर वाइज मिलने वाली है, तो कोशिश ये रहेगी कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट करवा दिया जाए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।